तिलावत कराएं जी पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इजलास की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं जी। तो आज के इजलास का जी इंट्रोडक्शन जी सेक्रेटरी टू द कमेटी आपको बता देंगे जी ठीक। वैसे हमें हर दफ़ा इंट्रोडक्शन कराना ज़रूरी होता है तो काफ़ी इजलास शुरू। सर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के रैप्स का होता है डिफरेंट। अच्छा वो डिफरेंट है कमेटी मेंबर्स से एक दूसरे जी। मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस हूँ, मोहसिन अयूब खान, MPA PP 12 से। और ये हमारा मेरे हाल में चौथा पाँचवा इजलास है जी। तो शौकत अजीज भट्टी MPA PP 9। चौधरी फैसल इकराम MPA PP 46 सियालकोट। चौधरी इमरान जी MPA PP 11 से। रिफत अब्बासी MPA फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। मलिक तनवीर असलम अवान MPA PP 21 चकवाल। नोमान यूसुफ जी सॉरी राना अफशर साहब आए। नोमान यूसुफ जी स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब। मौज़म इकबाल जी चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। अमजद बशीर मेंबर लीगल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। अदनान यूनुस डिप्टी डायरेक्टर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। जी सर मोहम्मद नईम खान डायरेक्टर लॉ डिपार्टमेंट। मोहम्मद नादिर एडिशनल डायरेक्टर लॉ डिपार्टमेंट सर। मोहसिन बुखारी से। विद काइंड परमिशन ऑफ द ऑनरेबल चेयरपर्सन। चीफ वेब साहब जी आए सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। राना मोहम्मद अरशद MPA PP 133 चीफ वेब पंजाब असम्बली। थैंक यू सर। जी सर। With kind permission of the Honourable Chairperson, I would like to share that today's agenda has the Punjab Sales Tax on Services Amendment Bill 2026. This is the first item. I request the committee to take up this item first. जी टेकअप करते हैं इसको जी। Administrative Department से on behalf of the committee, I request that if you have any presentation, kindly proceed forward with that. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। सर ये पहला एजेंडा आइटम है, इसमें हमारी पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट में मेजॉरिटी जो है कुछ प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स प्रपोज़ की हैं सर। इसमें प्राइमरीली बिफोर गोइंग इनटू दी इंडिविजुअल जो अमेंडमेंट्स हैं इसके हवाले से कि हमारे पास जो पहला डेजिग्नेशन था हमारे लॉ के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर रिफ्लेक्टेड था ग्रेड 17 का। 4-5 साल पहले ग्रेड 17 को उसको रिप्लेस करके इन्फोर्समेंट अफसर और ऑडिट अफसर वो भी ग्रेड 17 का था। अब जब हम बहुत सारे एक्शंस कर रहे थे तो वो मुख्तलिफ कोर्ट्स में चैलेंज हो रहे थे कि आपके लॉ में के अंदर लिखा हुआ असिस्टेंट कमिश्नर, अब जबकि एक्चुअली जो डेजिग्नेशन है वो इन्फोर्समेंट अफसर का, ऑडिट अफसर का है। तो 4-5 अमेंडमेंट्स जहाँ पे लॉ में थी उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। एक जगह पे मुख्तलिफ जो एक्शंस लेने होते थे, शोकाज करना होता था या इंफॉर्मेशन 57 की मांगनी होती थी, वहाँ पे लफ्ज़ जेनेरिकली लिख दिया गया था विद द अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी, जिसका मतलब था अथॉरिटी का मतलब है जो PRA के 3 मेंबर्स और चेयरमैन होता है वो अथॉरिटी है। तो वो कन्फ्यूजिंग थी, तो वहाँ पे हम उसको रिफ्लेक्ट करके वो जो नीचे कमिश्नर लेवल पे होनी चाहिए जिस तरह वो डेलीगेट कमिश्नर का लफ्ज़ अथॉरिटी से रिप्लेस कर रहे हैं सर। एक अमेंडमेंट है सर, हमारे कन्फ्यूजन आ रही है, बहुत सारी लिटिगेशन हुई थी। ये लास्ट ईयर फाइनेंस बिल के अंदर 16B RR के अंदर एक अमेंडमेंट थी जिसके तहत वो इनपुट टैक्स क्लेम करते थे, वहाँ पे वर्ड्स
गुड्स नहीं लिखा हुआ, वो कैप किया था लॉ ने कि उन आइटम्स के अगेंस्ट इनपुट टैक्स मैक्सिमम 16% जो है वो क्लेम हो सकता है। वहाँ पे लफ्ज़ सर्विसेज के साथ गुड्स एग्जाम्प्ट हो गया था, नहीं लिखा गया था, एरर रह गया था, जिसकी वजह से टैक्स पेज जो है वो 25% तक मुस्लिम मदों में हमसे इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं और हमें देना पड़ रहा है। बाकी चारों सूबों में भी गुड्स और फेडरल गवर्नमेंट में भी गुड्स एंड सर्विसेज ही है सर, उसकी अमेंडमेंट है। एक अमेंडमेंट सर सेल टैक्स एक्ट के अंदर ये है कि बहुत सारी हमारे पास विसल ब्लोअर की, बाकी तीनों सूबों में और FBR में के विसल ब्लोअर की प्रोविजंस और उनका रिवॉर्ड का तयन होता था। तो हमारे में विसल ब्लोअर के रिवॉर्ड के वाले से अथॉरिटी कर सकती थी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इन ईच केस था। तो उसमें सर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट सर वर्ड जो है वो सर ओमिट करने की सर ओमिशन की सर प्रपोजल है। प्राइमरीली सर ये सेल्स टैक्स एक्ट में ये वाली अमेंडमेंट्स है सर। अगर और एक रेगुलेशंस का नहीं बताया आपने। यस सर, एक रह गई सर। सर ये भी एक यूनिक केस था कि हमारे लॉ में रूल्स बनाने की, लॉ बनाने की भी और इवन रेगुलेशन बनाने की भी पावर जो है वो लॉ में गवर्नमेंट के पास ही थी। तो हमें डे टू डे मैटर्स के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर जिस तरह टैक्सेशन बदलती है, लॉ बदलता है, नई सर्विसेज ऐड होती हैं, तो रेगुलेशन बनाने की पावर अथॉरिटी में नहीं थी। तो एक अमेंडमेंट ये है कि रेगुलेशन बनाने की जो पावर है वो अथॉरिटी में सर वेस्ट की जाए। आप फरमा रहे हैं कि रेगुलेशंस बनाने की पावर भी गवर्नमेंट के पास थी? जी सर, गवर्नमेंट अप्रूव करने मेरे ख्याल में तो रेगुलेशन बनाने की पावर किसी के पास भी नहीं थी इस लॉ में। आप ये भी कह सकते हैं कि वो डीम टू बी के जो सारी पावर्स वो गवर्नमेंट के पास ही थी। तो रेगुलेशन बनाने की इसके तहत पावर जो है ऐड कर रहे हैं हम कि रेगुलेशन भी बनाने की इजाज़त दी जाए और रेगुलेशन अथॉरिटी के पास। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि आपके इस लॉ में रेगुलेशंस का वर्ड ही नहीं आया था जी सर, इस अमेंडमेंट के अलावा। ऐसे तो अभी आप कर रहे हैं ना, तो ये ऐसा नहीं है सिनारियो कि जस्ट एक अमेंडमेंट थी, एक प्रोविजन थी जो कि कैबिनेट के पास थी, ऐसा नहीं है। फिर इसका मतलब है ये एक नई चीज़ आप कर रहे हैं। इम्प्लाइड रेगुलेशंस नॉन एग्जिस्टेंट थी पहले, अब आप इनेबल कर रहे हैं। इनेबल कर रहे हैं, ठीक है। पैरामीटर दिए सर कि किस हद तक, किन किन चीज़ों में करेंगे सर? जिन चीज़ों के रूल्स होते हैं उन्हीं के नीचे सर रेगुलेशंस बनती हैं सर नॉर्मली। तो वो उन्हीं रूल्स की एक्सप्लेनेशन के लिए तो आप ये अथॉरिटी कल प्राइवेट है किसी आदमी को देने के लिए खुद रेगुलेशन बना लें कि जी हमें खुद बैठ के विदाउट प्राइवेट अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, तो ये तो बिल्कुल ओपन वो हो गया ना। हर लॉ के तहत रूल्स और रेगुलेशंस की पावर होती हैं, लॉ डिपार्टमेंट इस पर ज़्यादा बेहतर। Before the law department proceeds forward with it, I seek permission of the honorable chairperson and make a little comment about it. At present, your law is telling about the power to make rules with the prior approval of the government. However, this amendment seeks to enable the authority with the framing of the regulations, even without seeking the approval of the cabinet. यहाँ तक आपका legislative proposal जो है वो कमेटी ज़ाहिर है उसको देख सकेगी, लेकिन लॉ में क्योंकि दोनों के साथ आपने लिखा, फ़र्ज़ किया कि ये इनेक्टेड है अब हमारे सामने और आप इसको पढ़ के देखें, दोनों के साथ आ रहा है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट 2012 के पर्पसेस के लिए ही रूल्स बनेंगे और उसी के पर्पसेस के लिए ही रेगुलेशंस बनेंगी। अब जब तक इसकी बॉडी ऑफ लॉ में आप डिमार्केट ना करें कि कहाँ कहाँ, जैसे आपने बेशुमार मिसालें हैं, अभी आप हेरिटेज की आपकी रीसेंट लॉ आपने अथॉरिटी का बनाया था, उसमें आपने 3-4 जगह पे लिखा हुआ है कि ये वाली प्रोविज़न के ऊपर रेगुलेशंस होंगी, ये वाली के ऊपर रेगुलेशंस होंगी, आपने क्लैरिफाई किया हुआ है। इसमें क्योंकि पहले थी ही नहीं रेगुलेशंस, तो आपने एक उसको ज़ाहिर है एक चंक अब आ रहा है इसके अंदर, तो इसमें जहाँ जहाँ वो आप चाहेंगे वो नहीं करेंगे ना, तो प्रैक्टिकली जहाँ जहाँ भी रूल्स इनेबल्ड थे वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली रेगुलेशन इनेबल हो जाएंगी, जो कि शायद आपकी मंशा नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो आप इस पे ऊपर लॉ डिपार्टमेंट से कमेंट कर लें। अच्छा सर, इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। जो पुराने लाज हैं उसके अंदर इस तरीके से जो डिस्टिंक्शन है सेपरेटली वो शायद कम ही मिलती है। आप जितने भी देख लें में पावर टू मेक रूल्स है या पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस है, उसके पीछे वर्ड प्रेस्क्राइब ही चल रहा होता है। और जो जनरली हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो यही है कि जो मैटर्स सब्सटेंटिव हैं, पॉलिसी डिसीजंस के हैं, वो रूल्स के ज़रिए कवर होते हैं, और वो मैटर्स जो अथॉरिटी के इंटरनल प्रोसीजर से मुतालिक होते हैं और जिस तरह मीटिंग उसकी किस तरह कंडक्ट होनी है या उसकी एम्प्लॉयमेंट किस तरह होनी है, उससे मुतालिक रेगुलेशंस आते हैं। जिस तरह HR मैनुअल प्रेस्क्राइब हो जाता है, इस तरह है। लेकिन जो जनाब बात कर रहे हैं उसको स्पेसिफ़िकली मैं ये कहूँ कि जो हम अब नए लाज बना रहे हैं
जो फ्रेश प्रपोज़ल आता है उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं, उसको रिस्क फ्री कर रहे हैं, ज़ीरो उसमें एम्बिग्विटी में जा रहे हैं कि जहाँ पे रूल्स मेकिंग की पावर है हमने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, प्रेस्क्राइब वर्ड कम यूज़ करते हैं, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स का वर्ड लिख रहे हैं। जहाँ पे अथॉरिटी को पास वो पावर हमने देनी है, अथॉरिटी ने उसको प्रेस्क्राइब करना है, तो क्लियरली हम उसको लिख रहे हैं कि प्रेस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेशंस, ताकि वो, क्योंकि ये हमारे पास लॉ डिपार्टमेंट के पास भी अल्टीमेटली एक एडवाइस की फॉर्म में लेटर्स आते हैं कि जी प्रेस्क्राइब लिखा हुआ है, अब हमें बताया लॉ डिपार्टमेंट के रेगुलेशंस बनने हैं या रूल्स बनने हैं, ये हमारे पास एडवाइसेस आती हैं। नादिर साहब, हैविंग सेड दैट, अगर कल को वन फाइन मॉर्निंग एक गैजेट नोटिफिकेशन लॉ के पास आता है कि ये रेगुलेशंस हैं, फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी हैं, ऑफ कोर्स वो आपसे वेट नहीं हुई होंगी क्योंकि वो अथॉरिटी का अपना डोमेन है, वो आपसे वेट भी नहीं कराते, तो प्रैक्टिकली वो किसी भी प्रोविज़न के ऊपर अगर रेगुलेशन बना के नोटिफिकेशन करवा देंगे तो कौन सा चैलेंज आ सकता है? कोई क्या पूछ सकता है कि जी ये तो रूल्स में कवर होना चाहिए था और फिर भी आपने रेगुलेशन में क्यों किया? अभी तक की जो लैंग्वेज है इसके मुताबिक दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में साइड बाय साइड हो सकती सर, हैं। इसमें गुजारिश कोई करता हूं, चेक सर। नहीं है? नहीं There is सर, no है check. चेक है सर, लॉ डिपार्टमेंट अगर हो में तो है। काइंडली प्रोविजन के साथ ज़रा बता सकें सर कि किस चेक तरह है सर, लॉ डिपार्टमेंट में रूल्स ऑफ बिजनेस में जो पब्लिकेशन है वो आपको पता है, आप भी ज़ाहिर वक्त गुजार के वहाँ पे आए हैं, लॉ डिपार्टमेंट के पास है, और ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, नईम साहब चूँकि उसको डील करते हैं, एक्सपीरियंसेस हैं कि जहाँ पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई मटेरियल आ जाता है जो किसी अथॉरिटी ने बनाया है और एज़ पर लॉ वो उसका इंटाइटल टू या एम्पावर्ड टू नहीं है, तो उस पर लॉ डिपार्टमेंट उनको अपनी ऑब्जर्वेशन दे के वापस भेजता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि बिल्कुल नोटिफिकेशन लॉ के पास है, लेकिन मैं तो पूछ ये रहा था चेक कि ये कौन ऐसे सी नहीं है प्रोविजन कि के तहत हम authority चैलेंज जो है- करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को या पीआरए को कि आपने ये ट्रांसग्रेस अगर किया है, तो हम इस लॉ की 2012 की इसको इनेक्टेड समझते हुए जो आज की अमेंडमेंट है, हम कौन सी प्रोविजन उनको दिखाएंगे कि जनाब इस वजह से आप थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, ये रूल्स में करें, रेगुलेशन में ना करें? मेरे ख्याल में नहीं है प्रोविजन। नहीं है कोई रूल्स नहीं और है। रेगुलेशंस वो किसी पे भी बनाएंगे, practically बना सकते हैं। प्रिस्क्राइब बाय रूल्स और रेगुलेशंस दोनों आ जाते हैं उसमें। अब ये देखना पड़ेगा कि जो अथॉरिटी के फंक्शंस हैं, आया उस पे वो रेगुलेशंस बना रहे हैं या वो रूल्स के लिए वो अप्रोच कर रहे हैं गवर्नमेंट को, या फॉर एग्जांपल सर, सेक्शन 24 है जिसमें लिखा कि अथॉरिटी विल के उसको डिटरमिन करेगी मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी अगर उसकी रिटर्न नहीं आती। अब तक सर ये पिछले 13 साल से एसओपी बना के एक लेटर की शक्ल में कर देते थे, वो बहुत सारी कोर्ट्स के अंदर चैलेंज हो जाती थी, उससे फैक्चुएट नहीं होता था। लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि ये काम अथॉरिटी ने करना है, लेकिन वो अथॉरिटी इन शेप ऑफ रेगुलेशंस करना चाह रही है, गज़टेड नोटिफिकेशन के तहत वो एसओपी बना के लेटर की फॉर्म में नहीं होंगे। प्राइमरीली इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा सर ने जो चेक्स का कहा है, सर हमारी कोई भी रेगुलेशन हो या रूल्स हो ड्यूरिंग दी उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब भी कोई तब्दीली होती है या बनती हैं, वो फाइनेंस बिल के साथ उस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे असम्बली में ले करनी पड़ती हैं। ये सर फिस्कल लॉ के तहत जो है, ये सर नहीं सर, रेगुलेशंस भी वो सेपरेट एक सेक्शन है जिसके तहत जो रूल्स में भी अमेंडमेंट्स हैं वो भी ले होती हैं, और जो रेगुलेशन के हवाले से भी अमेंडमेंट मूव की है उसमें भी यही पाबंद किया है कि जो ये रेगुलेशंस करेंगे वो अगले साल आने वाला जो फाइनेंस बिल है उसके साथ वो अमेंडमेंट्स भी ले करेंगे असेंबली में। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा जो मुझे नज़र आ रही है कि शायद सेक्शन 77 रेगुलेशंस के मुतालिक डील करती है। क्वेश्चन जो हमारी जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है कि रूल्स और रेगुलेशंस को आपने यहाँ जो वर्ड इंसर्टेड कर दिया कि रूल्स के आगे रेगुलेशन कर दे, मिक्सअप हो रहा है। जो कमेटी का आइडिया नज़र आ रहा है कि रूल्स और रेगुलेशन को बिल्कुल सेपरेट और क्लैरिफाई कर दिया जाए, वेग चीज़ कोई नज़र ना आए। इसमें वेग काफ़ी नज़र आ रहा है कि कल इंटरप्रिटेशन में ये रूल्स है या ये रेगुलेशन है। नादिर साहब, ये जो ऑनरेबल मेंबर का सवाल है ये असल में लॉ से शायद रेलेवेंट ज़्यादा है। इसमें उनका ये है मेरा ख्याल कि जो मोस्टली लॉज हैं उसमें पावर टू मेक रूल्स और पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस, मोस्ट ऑफ ऑल जो लॉज हैं उनमें सेपरेटली डील हो रही होती है। तो सर जैसे आप पूछना चाह रहे हैं तो वैसे इनकी जो उसके कॉन्टेक्स्ट तो वही है जो ये बता रहे हैं, लेकिन क्या ये सेपरेट भी हो सकती है अभी? इज़ इट पॉसिबल? ये लिखे है ना कि आफ्टर द वर्ड रूल्स द वर्ड फ्रेम एंड रेगुलेशन शैल बी इंसर्टेड। ये तो फिर उबलीग हो गया ना, इसको आप उसके साथ मिक्सअप क्यों कर रहे हैं? उबलीग नहीं हुआ सर, इसकी एक ही जो 76 है उसकी हेडिंग में रूल्स के साथ फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशंस को भी ऐड किया है, और नीचे जो है सब सेक्शन 1A ऐड की गई है आई थिंक, जो सिर्फ रेगुलेशन को होगी, और आगे चूंकि दोनों को ले करना है असेंबली में तो इसलिए प्रोविजन इकट्ठे रखे। असेंबली की लेइंग की वजह से आपने अलग नहीं बनाई? उसके पीछे ये एनालॉजी सर ये हाउस में जब ले होता है तो उस वजह से 76 में
हाँ, अलग करेंगे तो सर ये सेपरेट प्रोविजन फिर 2-3 सब सेक्शंस के साथ एक सब्सटेंस रिपीट हो जाएगा। ये रूल्स हैं या रेगुलेशन है? बात सिंपल है कि जो आप रख रहे हैं कि रेगुलेशन बनाएगी, तो अगर वाज़िया तौर पर है सेल टैक्स ऑर्डिनेंस में कि जी रेगुलेशन कहाँ कहाँ बनाएंगे, फिर तो ठीक है। अगर नहीं है तो वहाँ वहाँ वाज़िया कर देना चाहिए किन किन मामलात में ये रेगुलेशन बनाएगी। ये कमेटी चाह रही है। वो आप यहाँ ये बनाना है, इसमें वो वजाहत नहीं है। अगर ये वजाहत यहाँ भी आ जाए तो ये बेहतर हो जाएगा। सर ये पूरे फाइनेंशियल मैटर को डील कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर में एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। सर ये पूरे एक्ट की ओवरहालिंग हो जाएगी, फिर इस वजह से हमने इसको नए लॉज के अंदर ये एहतियात 100% हम कर रहे हैं सिर्फ इसी चीज़ की वजह से कि अभी भी तकरीबन ओवरहालिंग ही हो रही है ना। नादिर साहब मैं अगर थोड़ा सा ऐड करूँ इसमें, सर बेसिकली ना जो पंजाब सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज एक्ट है, इसने तकरीबन 95% रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी लगाई हुई है सेक्शन 5 के मुताबिक। सेक्शन 5 कहती है कि जो स्केड्यूल है हमारा, जिसमें हमारा रेट ऑफ टैक्स तय होना है कि रेट ऑफ टैक्स कम होना है, ज़्यादा होना है, क्या होना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस रेट को फ्लक्चुएट कर सकती है। रेगुलेशन कभी भी उसको नहीं छेड़ सकते। दूसरी चीज़ आ गई रूल्स की। सेक्शन 76 ने बता दिया कि रूल्स कहाँ कहाँ पर बन सकते हैं। ये दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं और इसके ऊपर रेगुलेशन किसी सूरत भी जाके कुछ भी नहीं कर सकती। रेगुलेशन की पार हम क्यों ले रहे हैं सर? सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिवली जो हमारा ये एक्ट है ना, पंजाब सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज एक्ट, ये सर अब नेगेटिव लिस्ट आने के बाद हज़ारों सर्विसेज के क्लस्टर को डील करेगा। अब फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस के हवाले से हमें कुछ चीज़ों को रेगुलेट करना है। सर उनको रेगुलेट करने के लिए हमें रेगुलेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर बारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें कैबिनेट के पास जाना पड़ेगा, कैबिनेट का वक्त ज़ाया करना पड़ेगा। इसी तरह हमारा रेस्टोरेंट सेक्टर है, इसी तरह हमारा और डिफरेंट बेशुमार सेक्टर्स हैं जिनके अंदर सिर्फ रेगुलेशन इसलिए चाहिए कि हम उनको रेगुलेट कैसे करेंगे। उनके फार्म की डिज़ाइनिंग करनी है, उनके ऊपर कुछ छोटे मोटे चेक्स लगाने हैं जिसका टैक्सेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। सर टैक्स सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 5 रेड विद स्केड्यूल, वो टोटली कैबिनेट का अख्तियार है, वो लेजिस्लेशन का अख्तियार है कि उसने उसके करना है। हम रेगुलेशन सिर्फ अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिवली, क्योंकि अब जब नेगेटिव लिस्ट पे सर हम चले गए, पहले हमारे पास सर इसी वजह से तो मैं कह रहा था ना कि आप कोई पैरामीटर उसका डिफाइन नहीं कर रहे कि इस मद में हमें ये रेगुलेशन बनाने की इजाज़त होनी चाहिए। नहीं सर, आप किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, डिफाइन करें, आप इसको एलैबोरेट डिफाइन नहीं कर रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन लिख रहे हैं। मैं सर इस पे रूल्स और दोबारा बिजनेस दोनों इकट्ठे करके एक ही सेक्शन 76 में जहाँ पहले रूल्स था, साथ उबलीग करके आपने रेगुलेशन भी डाल दिया, इसको ए भी कर दे अलहदा, प्लस इसमें ये तो डिफाइन कर दे कि किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, किसी के खिलाफ क्या पॉलिसी किस में कोई तो सर एक्चुअली सर जो डायरेक्टर लीगल साहब फरमा रहे हैं कि लॉ ने बड़ा क्लैरिटी के साथ सेल टैक्स एक्ट के अंदर ये ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि ये इन एरियाज़ के अंदर रूल्स बनेंगे और इन एरियाज़ के लिए रेगुलेशन की ज़रूरत होगी विदाउट डिस्क्राइबिंग। ये ज़रूरत रेगुलेशन की कहाँ से हुई? मैं सर बैकग्राउंड के बारे में, हम सर रिटर्न्स डील कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर की। लॉ में ये लिखा हुआ है, रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, रूल के अंदर के अथॉरिटी विल प्रिस्क्राइब द रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स। हम लोग बैंक्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल अपने अकाउंट्स के अंदर, बैंक्स सर इस वक्त जब मैंने आइडेंटिफाई किया तो 252 किस्म की सर्विसेज देता था जिनके ऊपर टैक्स लगता था। प्राइमरीली जो पीछे सिर्फ हमें 3-4 सर्विसेज के ऊपर टैक्स देता था, लॉ उसको रेगुलेशन रिक्वायर ही नहीं करती थी कि उसने अपने अकाउंट्स जो रिटर्न के साथ मेंटेन करने हैं, वो सर्विस वाइज मेंटेन करने हैं, वो हम नहीं कर पा रहे थे और हमारा ढेर सारा टैक्स एवेजन हो रहा था। इसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर जो है कराची के अंदर, सिंध के अंदर उनकी रेगुलेशन थी, उनको रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स वैसे देते थे और वहाँ पर टैक्सेशन जमा कराता था। इसी तरह सर बहुत सारी जो है कंपनीज मल्टीनेशनल हैं या क्रॉस दी चारों सूबों के अंदर काम करती हैं, वो हमें उनसे ये हम नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि हमारी रेगुलेशंस नहीं थी कि वो अपने अकाउंट्स की प्रोविंशियल वाइज बाइफिकेशन करके बताए कि यहाँ के कंज्यूमर ने कितनी सर्विसेज ली हैं और टैक्सेबिलिटी बनती है और बाकी जगह पे भी बनती है। ये सारी चीज़ें वेग थी 14 साल से 13 साल से।
इन सब चीज़ के लिए रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, और लॉ ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि ये जहाँ पे वर्ड अथॉरिटी के डोमेन में अथॉरिटी अदरवाइज़ कर रही थी, वो एसओपी करके लेटर लिख के, जिसकी कानूनी हैसियत उस तरह से नहीं है, जिसका कोई गज़टेड नोटिफिकेशन भी नहीं होता, तो जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं उसमें कभी भी, या रूल्स बनाने की गवर्नमेंट की पावर्स हैं, उसकी डोमेन में कभी रेगुलेशंस ना बन सकती हैं ना बनेंगी। जहाँ पे अथॉरिटी का वर्ड है, जो पहले एसओपी लेटर की शक्ल में हो रहा था, उसके लिए सर रेगुलेशन दरकार है। चूँकि हम रेगुलेशन इसलिए नहीं बना पा सकते थे क्योंकि इनेबलिंग प्रोविजन नहीं थी, उसके लिए इंसर्शन की रिक्वेस्ट है। और दूसरा सर, अगर इजाज़त हो तो जी, इसके अंदर सर जिस तरह सर कह रहे हैं, उनकी बात को मैं सेकंड करूँ, मैं प्रोविजंस ऑफ द जो लॉ है उसकी मैं बात करूँ, ये 88 में अगर इजाज़त दें तो मैं पढ़ना चाहता हूँ जी। द अथॉरिटी में विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब प्राइस स्कीम्स, गवर्नमेंट, ठीक हो गया। अब आ गया सर 89 में, द अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर। अब आगे यहाँ पे रेगुलेशन नहीं लिखा हुआ, प्रेस्क्राइब लिखा हुआ है, तो ये ऑलरेडी प्रोविजन जिस तरह वो कह रहे हैं मौजूद तो थी, लेकिन चूंकि वर्ड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस नहीं था कानून के अंदर, तो वो एक कन्फ्यूजन सी थी जिसकी वजह से वो एसओपीज़ का सहारा ले रहे थे। अब ये सर ये अब क्लियर करेगी, जिस तरह जनाब फरमा रहे थे ना कि स्लैश करके, ये स्लैश करके नहीं है, ये डिस्टिंक्शन है। जिन चीज़ों पे रूल्स बनने हैं, गवर्नमेंट की अप्रूवल से बनने हैं, वो रूल्स ही बनेंगे, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन नहीं बनाने। जहाँ पे अथॉरिटी ने कोई चीज़ बाय नोटिफिकेशन प्रेस्क्राइब करनी है, अब वो वर्ड उसका प्रॉपर आ गया रेगुलेशन, और वो रेगुलेशन अब के ज़रिए वो प्रेस्क्राइब करेंगे, यानी कि और कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं होगा, एसओपी नहीं होगी जी। जी सर, उसमें से ये चीज़ें फिर निकल जाएंगी, तो ये अब क्लियर हो जाएगा। ये इतना नहीं है कभी भी लॉ के अंदर, ये इसमें तो कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो हमारे पुराने लॉज हैं, उसमें सिर्फ एक ही प्रोविजन दी हुई होती है कि पावर टू मेक रूल्स, पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस, और पीछे वर्ड प्रेस्क्राइब होता है। तो वो उसका मकसद यही होता है कि जहाँ पे सब्सटेंटिव हैं चीज़ें, पॉलिसी डिसीजंस हैं, वो गवर्नमेंट के पास ही रहती हैं। जो अथॉरिटी के प्रोसीजर से मुतालिक हैं, अथॉरिटी को ही डेलीगेटेड, या अथॉरिटी के अपने फंक्शंस हैं, उनको करने के लिए नो डाउट के रेगुलेशंस में अथॉरिटी ने जाना होता है। आपको चाहिए उनके लिए रेगुलेशन की इजाज़त ले लें, वो डिफाइन नहीं सर, वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं इस कानून के अंदर, वो अथॉरिटी को ऑलरेडी असाइंड है। अब उनको आगे परफॉर्म करने के लिए अगर कोई मैकेनिज्म या प्रोसीजर देना है, तो वो रेगुलेशन के जरिए अथॉरिटी उसको रेलेवेंट सेक्शन वो डाल दें इसमें, फिर सर वही तो डाली है, जो डिफाइन है वो रेलेवेंट सेक्शन डालें फिर इसमें। सर वही कोशिश यही एक तो डायरेक्टर लीगल ने यहाँ फरमाया कि जो 76 है उसके अंदर गवर्नमेंट ने लॉ ने बताया हुआ है कि गवर्नमेंट रूल्स कहाँ कहाँ बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं वहाँ बताया, वो पर्पसेस ऑफ द एक्ट लिखा हुआ है, और आगे जो किसी इनेबलिंग जो दूसरी दीगर जो क्लॉजेस हैं उसमें भी जाहिर है इस तरह नहीं है। ये जो नादिर साहब ने राइटली 89 का कोट किया है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन का थ्रू रेगुलेशन इशारा ज़रूर है, यहाँ पे ज़रूर है, लेकिन जो एग्जांपल नादिर साहब ने दी वो बिल्कुल करेक्ट सही फरमा रहे हैं, पुराने लॉज में ऐसा ही था, लेकिन वो गुड एग्जांपल टू कोट नहीं है। वैसे वो अच्छी एग्जांपल इसलिए नहीं है कि वो कोई अथॉरिटी ऐसी, आप मुझे बता दें, कैबिनेट तक जाके भी आप चेक कर लें, कोई भी फैसला नहीं कर सकता कि फिर कौन सी चीज़ आप रूल्स में रखें, फिर कौन सी आप रेगुलेशंस में रखें, वो फिर सीना गजेट ही है उसके अंदर। नहीं, वैसे ये होता है कि जो पावर्स होती है ना अथॉरिटी की, उसमें अथॉरिटी अमूमन रूल्स के लिए नहीं जाती, वो गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं, वो अपने रेगुलेशंस ही बनाती है। सवाल डिफरेंट है, वो रूल्स में नहीं जाएगी, उसने नाम लिखना है अपने नॉमेनक्लेचर का कि हम रेगुलेशन बना रहे हैं, लेकिन किस किस चीज़ पर बनाना जब गैर वाज़ेह होगा लॉ में, तो वो किसी भी चीज़ पे बना लेंगे, तो वो चैलेंज सिवाय एक आध के आप कर नहीं पाएंगे उनको, एक आध चीज़ का तो आप कर लेंगे, वाज़ेह लॉ से ही हो जाता है ना, मतलब जो पावर जितना क्लियर कर सकें उतना बेहतर है। लेकिन सर ये एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये लॉ बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल लॉज होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में है कि दिस इज़ अ फिस्कल लॉ। इसमें क्लियरली ये डिफाइंड है कि क्या रोल गवर्नमेंट का है और क्या बेसिकली लेजिस्लेचर का कंट्रोल है। किसी और लॉ में ये नहीं होता नॉर्मली कि रूल्स के अंदर किसी साल के दौरान अगर गवर्नमेंट की इजाज़त से भी अमेंडमेंट हुई है तो वो अगले साल या किसी स्टेज के ऊपर असेंबली में फॉर द फाइनल कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड ओवरसाइट ऑफ द लेजिस्लेचर प्लेस होगी। इसकी जो स्पिरिट है इट इज़ एसेंशियली अ फिस्कल लॉ। इसी वजह से ये लेजिस्लेटिव ओवरसाइट इसके ऊपर रखी गई है कि जो भी अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई होंगी, लेट्स से शेड्यूल में होती हैं, रूल्स में होती हैं, या रेगुलेशन भी कोई नई बनती है, तो इसकी प्लेसमेंट लेजिस्लेचर के अंदर होना ज़रूरी है। और तो जहाँ तक सब्सटेंटिव इस लॉ के अंदर जो सब्सटेंटिव कोर्स ऑफ एक्शन का ताल्लुक है विच इज़ प्राइमरीली दी टैक्सेशन, उसके लिए तो अथॉरिटी मजाज नहीं है कि वो टैक्स रेट, टैक्स की लेवी, टैक्स की एग्जेम्पशन, इस तरह की चीज़ों के लिए कोई रेगुलेशन बना सके।
जो सब्सटेंस है एक्ट का उसके लिए गवर्नमेंट और फाइनली लेजिस्लेचर का इख्तियार है, ठीक है सर। इसी तरह से एक सर्टन सेट ऑफ रूल्स हैं जो स्टिपुलेटेड हैं, जो कि गवर्नमेंट की इजाज़त से बनने हैं। बाकी उन रूल्स को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए जिस तरह पर्पस के लिए रेगुलेशंस होती हैं, कोई प्रोसीजरल या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं या इस तरह की छोटी एंसेलरी माइक्रो डिटेल्स हैं, उनके लिए नेचुरली रेगुलेशंस हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सर इसको काइंडली इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि देयर आर सफिशिएंट चेक्स ऑलरेडी इन प्लेस, और ये जो रेगुलेशंस भी बन रही हैं ये भी अगेन बिकॉज इसकी नेचर एक फिस्कल लॉ की है एंड यू नो नॉन फिस्कल लॉ से इसकी नेचर डिफरेंट है, तो इस वजह से, और टैक्सेशन का इख्तियार सिर्फ लेजिस्लेचर को है एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसीलिए उसका इख्तियार सिर्फ गवर्नमेंट और फिर फाइनली लेजिस्लेचर के पास है, और सिर्फ जो छोटे प्रोसीजरल आस्पेक्ट्स हैं उनके लिए रेगुलेशंस की पावर अथॉरिटी को देने के लिए मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है लॉ से कि क्या हमारे लॉ में ये जो है रूल्स और रेगुलेशंस आर वेल डिफाइंड, फिर तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। वेल डिफाइंड है, अलग अलग डिफाइंड है। इफ दे आर वेल डिफाइंड, जो हम ये कह रहे हैं कि कल अथॉरिटी रूल्स को रेगुलेशन बना दे, या ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह का नहीं सर, वो नॉमेनक्लेचर नहीं यूज़ कर सकेगी। और नहीं सर, मैं सर फिर सबमिट करता हूँ शायद सर, जहाँ पे सेल टैक्स लॉ में पहले लिखा है कि अथॉरिटी ने करना है, जहाँ पे गवर्नमेंट है वो बाय रूल्स है, बाय लॉ है, वो एब्सोल्युटली वहाँ पे ट्रेसपास नहीं हो सकता। जहाँ पे अथॉरिटी ने करना है, अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब करना है, अथॉरिटी वो पहले सिर्फ लेटर की फॉर्म में कर रहे हैं, एसओपी बना देते हैं जिसपे कोर्ट्स में चैलेंज हो जाते हैं, दूसरे में हो जाता है, वो बाज़ दफ़ा ऑफिसर उसको मैलाफिडेली भी इस्तेमाल करते हैं जो इन्फोर्समेंट लिए। उसकी क्लैरिटी के लिए उसको रेगुलेशन की शक्ल दी जाए ताकि रेगुलेशन का गस्टेड नोटिफिकेशन हो सके, वो पब्लिक हो सके, वो लीगली चैलेंज ना हो सके। अथॉरिटी काम सर वो पहले भी कर रही है, लेकिन पहले वो एसओपी और लेटर की फॉर्म में कर रही है। हम ये चाह रहे हैं कि वो रेगुलेशन की शक्ल में आए और रेगुलेशन की शक्ल में आके गस्टेड नोटिफिकेशन हो, लीगली कवर्ड हो। यही इसमें ये फॉर द जैसे फर्स्ट कि आपने टाइम जब अपनी प्रेजेंटेशन भी दी कि 12-14 साल पहले भी आपने ये एक्ट बनाया, उसके बाद आपको कई मसाइल का सामना करना पड़ा, लिटिगेशन हुई, आपने कहा ये असिस्टेंट कमिश्नर लिखा हुआ था, हमने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर कर दिया, उसने कहा था आपके पास तो असिस्टेंट कमिश्नर है। ऐसा कोई मसाइल आपको दोबारा ना आए कि आपने ये काम रेगुलेशन के ज़रिए करना था मगर आपने ये रूल्स के ज़रिए करा लिया, या रूल्स के ज़रिए करना था रेगुलेशन के ज़रिए, इसको ज़रा स्पेसिफाई कर दे। कमेटी की मंशा सिर्फ ये है। देखिए, कमेटी को इसमें कोई इशू नहीं है कि हम सेटिस्फाइड हो गए हैं, हमने आप लोगों की डिस्कशन सुन ली है, हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें सेटिस्फेक्शन हो गई है कि ये एक्चुअल है क्या, लेकिन आप लोगों को इसको कम्प्लीटली डिफाइन करके लाना चाहिए था कि कल आप लोगों को इश्यूज़ ना आए। ये आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं कि सिर्फ ये इनेबलिंग प्रोविजन है। सेल टैक्स एक्ट में जगह जगह कोई 50 जगह 100 जगह पे हर एक्शन के अगेंस्ट अथॉरिटी डिस्क्राइब की है। मिसाल के तौर पे अगर रिफ़ंड होना है तो कैसे होना है, गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। मिसाल के तौर पे नया टैक्सेशन लगना है, रेट चेंज होना है तो कि गवर्नमेंट ने करना है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल हैं, वो कोई 150 प्रोविजन है। हर प्रोविजन के तहत जिस तरह कहते हैं कि वहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ है कि जिस तरह लॉ में लिखा हुआ है कि ये काम गवर्नमेंट से अप्रूवल होगा, इसका प्रोसीजर लॉ अथॉरिटी डिस्क्राइब करेगी। वो जहाँ पे स्पेसिफिक क्लॉजेज, मल्टीपल क्लॉजेज होंगी, वहाँ पे वो मैंने कहा उस हर क्लॉज के नीचे अथॉरिटी पहले लेटर की शक्ल में कर रही है या एसओपी लिख दिया या नोटिफिकेशन कर दिया। सर तीनों सूबों के अंदर रेगुलेशंस की प्रोविजन मौजूद थी, वहाँ पे लिटिगेशन और क्लैरिटी ज़्यादा ही, इस वजह से उन्होंने टैक्स कलेक्शन ज़्यादा बेहतर किया। ये दोनों साइड पे जो कन्फ्यूजन का फ़ायदा सर जो ज़ाहिर है कि जो लोग उठाते हैं उसको, उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए और इस लिटिगेशन प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए रेगुलेशन, ये कोई और पावर नहीं जा रही अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी के जो इनेबलिंग प्रोविजंस थी, अथॉरिटी वो नोटिफिकेशंस की शक्ल में, लेटर की शक्ल में कर रही थी। वी जस्ट वांट कि वो एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत। मेंबर्स आप बताएं कि जनाब आप लोग इसके हक में हैं या? चेयरमैन साहब जी जी, तो ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई और पहले क्यों नहीं ज़रूरत महसूस की गई? मतलब क्या फीलिंग थी डिपार्टमेंट की? वो एक्सप्लेन हो चुका है, लेकिन दोबारा कर दें। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये केस उस वक्त में जुलाई में सर मैंने चार्ज लिया था।
बैंकिंग सेक्टर में हबीब बैंक को एक शोकाज हुआ था 20 अरब का। हमारी टैक्स अथॉरिटी समझती थी कि ये 20 अरब रुपए कलेक्ट होने चाहिए। इस तरह इंश्योरेंस सेक्टर में बेशुमार असेसमेंट ऑर्डर जारी हुए थे। वो मेजॉरिटी हमारा जो टैक्स है अगर जमा भी कराते हैं तो सिंध में पार्क कर देते हैं, चूँकि जो उन्होंने डिवाइड करना है कि लेट से यहाँ पंजाब के लोगों ने ज़्यादा पॉपुलेशन थी, इंश्योरेंस करवाई या बैंकिंग सर्विसेज ली, उसकी हम उनसे उनके अकाउंट्स रेंडिशन करने के लिए कोई प्रेस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे रेगुलेशन। वो मैंने बना तो लिए 6 महीने से पड़े हुए मेरे पास, लेकिन मैं उसको अप्रूव नहीं कर पा रहा कि मेरे पास रेगुलेशन की पावर कोई नहीं है। इसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर में हो रहा है, इसी तरह मल्टीनेशनल में हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट जो है, हमारा पंजाब का जो बहुत सारा टैक्स है वो सिंध में पार्क हो रहा है। वहाँ पे उन्होंने रेगुलेशन बना ली, डिस्क्राइब कर दिया, हमारी नहीं है, वो लीगली चैलेंज हो जाता है, लेटर चैलेंज नहीं तो अगर आप जब करते हैं तो फिर लीगली आपको प्रॉब्लम्स आते हैं इस पे? जी सर, लेटर की शक्ल में जब कानून कहता है कि प्रेस्क्राइब करेंगे तो प्रेस्क्राइब वो लेटर या एसओपी को नहीं समझा जाता, प्रेस्क्राइब समझा जाता है अदर रूल्स या बाई रेगुलेशंस होगा सर जिसका। ठीक है चेयरमैन साहब, इसमें अगर सारे मेंबर एग्री हैं तो कर लेना चाहिए। जी प्लीज। राजा शौकत भट्टी साहब से पूछ लेना जरा पहले जो कि उनकी राय क्या है, तो हम तो साथ ही हैं सारे। रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे थे, तो अगर तो कोई डेटा इनका है वो सबसे शेयर कर दें कि किन चीज़ों पे रूल्स हैं, किन चीज़ पे रेगुलेशंस हैं। फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन अगर अभी इजाज़त दें जी, मैं सर्च उसकी, चूँकि ये कंट्रोल F करके प्रेस्क्राइब को देखा था, इसमें बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करनी है वो पीछे गवर्नमेंट की वर्डिंग लिखी हुई है। जहाँ पे अथॉरिटी का प्रेस्क्राइब करने का है वो ऑलरेडी इस कानून के तो अंदर फिर आप ही उसको लिखा शेयर हुआ कर देना, सब मेंबर्स के साथ शेयर कर दें। ये लिखा हुआ है उसी हाँ, कानून जिधर में, है कानून उसको के शेयर अंदर। कर दें। कानून के अंदर लिखा हुआ है। ये जिस तरह ये सेक्शन मैं ये 14 अब पढ़ रहा हूँ सर। 14 की बिल्कुल लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। गवर्नमेंट उसके साथ क्लियरली लिखी हुई है। आगे मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। ये डिफरेंटली लिखा हुआ है, ये है 14A, इसके बिल्कुल आखिरी लाइन में गवर्नमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर लिखा हुआ है। इट मीन्स कि इसके ऊपर रूल्स बने हैं, गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करना है। ये डिफरेंट जगह पे वो जिस तरह सर कह रहे हैं अथॉरिटी के साथ भी प्रेस्क्राइब लिखा हुआ था, लेकिन अथॉरिटी रूल्स प्रेस्क्राइब कर नहीं सकती, तो वो रेगुलेशन की पावर थी नहीं, तो वो एक तरीके से चला रहे थे एसओपीज़ के ज़रिए, नोटिफिकेशंस के ज़रिए। वो कोर्ट में जाके चैलेंज होते थे कि प्रेस्क्राइब के वर्ड पे जाएं तो वो रूल्स है, अथॉरिटी के आगे प्रेस्क्राइब लिखें तो अथॉरिटी खुद आगे रेगुलेशन की वर्डिंग मौजूद नहीं थी। नादिर साहब आपकी राय दुरुस्त है ओवरऑल, लेकिन फिर भी तो बहुत सारी जगह पे ऐसा प्रिस्क्राइब्ड का भी तो एक्सप्रेशन मौजूद है अभी भी, जो जिसके साथ क्वालिफिकेशन ऑफ द वर्ड गवर्नमेंट नहीं है, स्टिल ओपन एंडेड भी मौजूद सर। बिल्कुल बहुत जगह पे मौजूद है। उसमें मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि फिर हमें देखना ये है कि वो रोल किसका है। टैक्स एक्ट में मैंने जब ये प्रपोजल दी थी, इसको डिटेल में स्टडी किया था। सेल टैक्स एक्ट जिस तरह के एफएस ने बताया है कि बड़ा ही फिजिकल लॉ है, बड़ा डिटेल के अंदर होता है। नॉर्मली जो आम लॉज होते हैं अथॉरिटी से डिफरेंट है। यहाँ पे एक भी एक्शन ऐसा नहीं है जो क्वालिफाइंग स्टेटमेंट के बगैर है कि ये गवर्नमेंट ने करना है, लेजिस्लेचर ने करना है या अथॉरिटी ने करना है, और उससे बियॉन्ड कभी फिजिकल लॉ में पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन नहीं है कि उससे बियॉन्ड। ये 99.9% प्रोसीजरल है सर, रेगुलेशन डील करती। फॉर एग्जांपल सर, ये अब सारा टैक्स कलेक्शन का निज़ाम जो है ये एफबीआर का जो प्रॉल सिस्टम है उसके अंदर होता है। अब प्रॉल सिस्टम के अंदर हर टैक्स कलेक्शन के फॉर्म डिज़ाइन होने होते हैं ग्रेडेशन के। जब तक हम प्रिस्क्राइब नहीं करते तब तक वो फॉर्म डिज़ाइन नहीं होते, तब तक वो फॉर्म पार्ट नहीं बनते, और वो जो टैक्स पेयर है उसके मुताबिक रिटर्न नहीं फाइल करता। ना हमारे पास अकाउंट्स एडिशन होती है, ना हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये 99.9% इट्स प्योर प्रोसीजरल। एक भी एक्शन ऐसा नहीं है जो कि वेल डिफाइंड क्वालिफाइंग के ना हो कि ये किस किस की अथॉरिटी है। इवन ये तक डिसाइड है कि अथॉरिटी के अंदर इन्फोर्समेंट अफसर क्या कर सकता है, उससे बियॉन्ड नहीं कर सकता। असिस्टेंट कमिश्नर क्या कर सकता है, कमिश्नर क्या कर सकता है, और जो जिसको हम अथॉरिटी कह रहे हैं सर, जो मेंबर्स हैं, इनकी कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं होती, इनकी कोई जो है वो टैक्सी इनकी सिर्फ एग्जेक्टिव पावर होती है, ओवरसाइट की पावर होती है। इनके पास कोई असेसमेंट का पावर नहीं होती। जो मेंबर्स हैं इनके पास सिर्फ एग्जेक्टिव पावर है, और लॉ जो पीआर अथॉरिटी एक्ट कहता है कि वो सिर्फ कोई शिकायत आ जाए किसी की रिवीजन के हवाले से, वो सेक्शन 28 है पीआर अथॉरिटी एक्ट, उसके तहत डील करती है। तो इनकी कोई पावर, यानी मैं माइनॉरिटी ये सबमिट कर रहा हूँ कि एक जगह भी ऐसा नहीं है जो क्वालिफाइंग के बगैर हो कि ये किसने क्या करना है।
अच्छा, वो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें जिस तरह ये हमारे मेंबर ने बीच में एक बात की है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप इनसे शेयर कर दें। वो जब आप लोग इनसे शेयर करेंगे तो हमारे लिए वो भी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। वो प्रोवाइड करवा दें जो ऑलरेडी हो चुके हैं, थोड़ा सा जो ऑलरेडी नोटिफाइड है नादिर साहब, वो वाले। सर ये कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी प्रेस्क्राइब हुए हैं रूल्स आपके बने आपके जो रूल्स बने हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो आप ताकि सबसे शेयर कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि भी ये क्या रूल्स एंड क्या रेगुलेशंस है सारे। जी, के हवाले से सर एक पीआरए अथॉरिटी एक्ट है सर, एक सेल टैक्स एक्ट है और इसके नीचे 20 डिफरेंट रूल्स प्रेस्क्राइब हुए हैं सर। रेगुलेशन कोई नहीं है अभी तक सर। सर वो काइंडली कमेटी चाह रही है वो शेयर कर लीजिएगा आप कमेटी ठीक है सर। थोड़ा सा भिजवा दूंगा सर इसकी। नहीं, पूरी बुक है, सर ये पूरी बुक है, उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दें, सॉफ्ट कॉपी भिजवा दें। सॉफ्ट कॉपी भिजवा दें, वो ज़्यादा बेहतर है। इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये जरा क्लैरिफाई कर दिएगा, जो 89 में आपने अमेंडमेंट किया है, विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी ओमिटेड, ये क्या कानून था? जो एक्चुअली सर ये विसल ब्लोअर का लॉ था कि जिसमें हर इंडिविजुअल केस में अगर विसल ब्लोअर का कोई 2000 पे भी उसका कंट्रीब्यूशन बन रही है तो वो कैबिनेट में जाना पड़ता था केस। गवर्नमेंट ने कहा कि सर जो हमारा इन्फोर्समेंट स्टाफ है सिर्फ 50 ऑफिसर्स का, टोटल ऑफिसर्स का, तो ये गवर्नमेंट की थी कि लोग जो रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैरिज हॉल में जाते हैं या जिस तरह सर्विसेज लेने जाते हैं तो उनको इनवॉइस मिलती है, वो इनवॉइस के अंदर वो वेरीफाई करते हैं, उन्होंने लिखा होता है कि हमने पंजाब गवर्नमेंट का सेल टैक्स दे दिया है, लेकिन वो रियल टाइम में गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं हुआ होता। तो वो कोई जो पहले करता था, कोई अगर किसी ने कंप्लेंट लॉन्च की तो वो किसी लॉ रूल के तहत डील नहीं होती थी, उसको जो बेनिफिट विसल ब्लोअर का मिलता था वो कभी मिलता नहीं, उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता था। अब रेगुलेशन के तहत हम ये लाना चाह रहे हैं कि लेट से कोई विसल ब्लोअर के तौर पे वो कहते हैं जी मैंने इनवॉइस और सेल टैक्स दिया गवर्नमेंट का, और वो अपनी रियल टाइम के अंदर एप्लीकेशन के थ्रू वो बारकोड स्कैन करके या नंबर फाइल करके वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकेगा, उसके ऊपर रियल टाइम में इन्फोर्समेंट। एक क्वेश्चन आ गया कि पहले विसल ब्लोअर कानून रूल्स के तहत गिना जा रहा था। नहीं सर, कोई थे ही नहीं, या रूल्स में नहीं नहीं था? सर कोई नहीं, सर विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट आपने रूल्स को रेगुलेशन वाले तरफ कन्वर्ट नहीं किया, एम्बिग्विटी थी? नहीं। करूँ जो 89 है इसकी अगर सब सेक्शन 1 पढ़ें और 2 पढ़ें तो ये थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी भी थी। इन वर्ड्स के उमिट होने से अब वो कंट्राडिक्शन भी किसी हद तक वो बिल्कुल हो जाएगी। मैं अगर इजाज़त दें तो मैं पढ़ देता हूँ उसको। चल रहा है, ये रूल नहीं था, नहीं, हमने नहीं, अचानक रूल को रेगुलेशन कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जी भट्टी साहब आप बताएं। मोहसिन साहब। सर जस्ट कमेटी का सर फैसला है जी, मैं तो जस्ट असिस्ट कर रहा हूँ आपको। बाकी एक दो जगह पे टाइपोज हैं, जैसे 28 में जो सबसेक्शन में आपने जो अथॉरिटी के वर्ड को कमिश्नर किया है ना, वहाँ प्रोनाउन नहीं चेंज हो सके साथ, वो हम कर देंगे। 2-3 लैंग्वेज की यानी चीज़ें हैं, जस्ट वो उसमें कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है। मैं थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए, ये असिस्टेंट कमिश्नर जो रिप्लेस कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर पहले कौन सा होता था? जो सर एक्चुअली जब अथॉरिटी बनी ना, पीआरए अथॉरिटी ना सर, जो जिले का असिस्टेंट कमिश्नर है वो नहीं है ये जी सर। पीआरए में अब जो हमारा जो सर ग्रेड 17 का इंडक्शन वाला टीआर है वो दैट इज एनफोर्समेंट ऑफिसर। कभी सर असिस्टेंट कमिश्नर रिक्रूट ही नहीं हुआ, लॉ में लिख दिया असिस्टेंट कमिश्नर। जी सर गलत था। नहीं, लेकिन अब आपने ये 2 कर दिए, एनफोर्समेंट एंड ऑडिट। अब आपके 2 ऑफिसर्स होते हैं, यानी आप इसलिए ये कर रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर की जगह पे ये 2 होते थे, अब उसमें एक ही होगा। एक तो क्लैरिफिकेशन ये है कि सर यहाँ जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर का या डिप्टी कमिश्नर का वर्ड है, ये जिले वाले एसी और डीसी नहीं है, ये नहीं समझ आ रही है, वो आपके अपने हैं, अपने ऑफिसर्स हैं जी, ठीक है। नंबर 1 सर। नंबर 2 सर, हमारे पास जो ग्रेड 17 में इंडक्ट होके आते हैं, वो जो पहला टीयर है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का या ऑडिट ऑफिसर का है, वो फिर प्रमोट होके असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं। तो इस एम्बिग्विटी की वजह से, क्योंकि हर जगह असिस्टेंट कमिश्नर था, तो वो कई जगहों पे जहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एक्शन की ज़रूरत थी वो लिया नहीं जा पा रहा था। तो अब जहाँ जहाँ पे हमने ये मुनासिब समझा कि यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर ग्रेड 17 का ही होता है, वो भी उसने एक्शन लेना है, तो वहाँ पे क्लैरिटी दे दी है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर करेगा। तो ये स्लैश क्यों डाला है आपने कि कोई भी हो, दोनों में से कोई भी यूज़ की जा सकते हैं? वो दोनों फंक्शन सर जनरली सेम ऑफिसर दोनों फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। जी, कमिश्नर को भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिएगा, पूरे पंजाब में कितने कमिश्नर्स हमारे पास ये सीटें हैं? ये वो कमिश्नर 8 डिवीजन हैं, डिवीजन लेवल पे ही पीआरए का कमिश्नर होता है सर। प्राइमरीली सर प्रीवियसली सारा जो मैन किया जाता था वो आईआरएस के अफसरान से था,
नहीं, एक डिवीजन में आपके पास एक असिस्टेंट कमिश्नर होता था? नहीं सर, एक कमिश्नर होता था। एक कमिश्नर होता था मैं। और ये आपके असिस्टेंट कमिश्नर कितने थे? अभी तो सर एक भी असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है। यही प्रॉब्लम आ रही थी कि पीआरए ने जब रिक्रूट किए तो रिक्रूट एक भी के बगैर आप करते कैसे क्या थे? सर यही प्रॉब्लम था कि जो रिक्रूट किए 6-8 साल पहले वो इन्फोर्समेंट अफसर और ऑडिट अफसर रिक्रूट किए थे, वो भी ग्रेड 17 में थे सारी। और आपने लिख असिस्टेंट कमिश्नर दिया था रूल्स में? लिख असिस्टेंट कमिश्नर दिया था। अच्छा, ये आप अमेंड करा रहे हैं, ये तो ठीक है फिर। और दूसरा ना सर, ये टिपिकली जो जनरली जो रेशो है, छोटे ज़िलों में 2 से 3 एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे एक या डिप्टी कमिश्नर है पीआरए का या एडिशनल कमिश्नर है, और जो डिविजनल टीयर है, जैसे सर ने बताया कि 8 डिविजनल टीयर्स के ऊपर हमारे पास कमिश्नर्स हैं और फिर उसके ऊपर हेड क्वार्टर की वो है। तो टिपिकली जो छोटे ज़िले हैं उनमें 2 से 3 एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं। बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में उससे, जैसे अब लाहौर है सर, उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ है एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की। ये किस केडर से आते हैं, कौन सी सर्विस से आते हैं कमिश्नर? सर ये अपनी सर्विस है। जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है वो तो पीपीएससी के थ्रू, मतलब वो पीआरए के अपने एम्प्लॉई हैं, और पंजाब मतलब ये पीपीएससी जो के टॉप थ्रू। पे बैठे हैं कमिश्नर्स और जो हेड्स हैं वो? जी सर, कमिश्नर्स जो हैं वो एसएनजीएडी के ऑफिसर्स भी जा सकते हैं सर, जिसमें पीएएस पीएमएस के ऑफिसर्स हैं, और डेपुटेशन पे भी ऑफिसर्स आ सकते हैं आईआरएस के, जैसे फॉर एग्जांपल है सर। मतलब यहाँ ऑडिट वाले स्पेसिफिकली नहीं लगते? ऑडिट वाले नहीं, पीएस पीएमएस और जो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस एफबीआर के ऑफिसर्स हैं, और या कस्टम्स के। ऑडिट का क्वेश्चन कह रहे हैं, ये एनफोर्समेंट ऑडिट अफसर ही होते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन जो बड़ी वेल एलेबोरेट डिस्क्राइब की हुई है, ये ACCA, ACMA, ICMA वेल क्वालिफाइड लोग हैं। और एक्चुअली इनका जो इसी कन्फ्यूजन की वजह से वो असेसमेंट एक दफ़ा 2019 या 2022 के अंदर हमारा जितनी प्रोसीडिंग थी सारी नल एंड वाइड होगी कि हमारे अथॉरिटी के टीयर्स वेल डिफाइंड नहीं थे। तो इसलिए उसको हम वेल डिफाइन कर रहे हैं ताकि ये जो छोटे छोटे लकूनास का लीगल का फ़ायदा हो जाता है और पूरी असेसमेंट उड़ जाती है, उसको क्लियर किया जाए। इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिपार्टमेंट आज के दिन में? आज के दिन में सर मेरे पास 53 ऑफिसर्स टोटल रिक्रूटेड है, 43 की ट्रेनिंग चल रही है, और 200 की मैंने रिक्विजिशन भेजी हुई है फॉर पीपीएससी रिक्रूटमेंट के लिए। टोटल सर जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 290 की है। 290 में से जो इस वक्त मेरे पास ऑन रोल आ चुके हैं वो 90 ऑफिसर्स हैं टोटल सर, अदर देन दिल्ली। जी जी, पूरे पंजाब ऑफिसर्स वाले में सर हमारे पास 31 लोग हैं। नीचे इसका नीचे कोई सपोर्ट स्टाफ है नहीं। प्राइमरीली एक डेली वेजर रखे गए थे शुरू के अंदर, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन में चले गए। एक दफ़ा उनको 30 या 32 ऑफिसर्स थे जो सेक्शन ग्रेड 15 या 14 के थे, उनको रेगुलराइज किया गया, लेकिन फिर भी वो रिव्यू में फारिग हो गई। तो अब हम नीचे सपोर्ट स्टाफ जो ड्राइवर या कोई दूसरा है उसका भी डिसीजन हम वो है तकरीबन कोई 80 लोग हैं पूरे पंजाब में डेली वेजर पे काम करते हैं, उनका हम आउटसोर्सिंग मॉडल पे चले गए हैं। तो प्राइमरीली इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने ये कंसिडर डिसीजन किया हुआ है कि ग्रेड 17 से कम कोई क्लर्क या क्लरिकल या सपोर्ट स्टाफ ना हो, ताकि वो हॉरिजेंटल टीयर जो है वो इंक्रीज़ करें, उसको स्ट्रेंथन करें, और नीचे सपोर्ट स्टाफ कोई ना हो, हर बंदा अपना काम खुद करे। नॉलेज डिस्ट्रिक्ट लाइक चकवाल, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ आपका क्या सेटअप होता है? सर चकवाल डिस्ट्रिक्ट अभी पिंडी से डील हो रहा है सर। हमने वहाँ पे इन्फोर्समेंट अफसर पोस्ट कर दी है, रिसेंटली कोई 2 महीने हुए हैं। वो पिंडी कमिश्नरेट के अंदर बैठता है। जब हमारा वो टैक्स का पोटेंशियल इतना हो जाएगा तो फिर हम वहाँ पे सेपरेटली। जी, पिंडी में आपके पास कितने ऑफिसर्स हैं इस टाइम? पिंडी में सर टोटल कमिश्नर के साथ 8 ऑफिसर्स हैं। 8 ऑफिसर्स? 8। ये पिंडी डिस्ट्रिक्ट तक है या डिवीजन है? पिंडी डिवीजन में सर। पिंडी डिवीजन में 8। तो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ये इस बिल के बाद आप के पास अथॉरिटी होगी कि आप अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं? वो इस रेगुलेशन से जो पीआर है इसका तल्लक नहीं है, ये रेगुलेशन सेल टैक्स एक्ट के आर्मी है। वो ऑलरेडी अथॉरिटी जो है सीट्स अप्रूवल करने की अथॉरिटी की होती है, और उसकी फाइनल अप्रूवल और कंकरेंस एफडी देता है। उसके बाद हम रिक्रूटमेंट पीपीएससी के तहत कर सकते हैं, खुद नहीं कर सकते। खुद नहीं कर सकते, ठीक है जी सर। सेठ साहब आप बताएं। ठीक है जी, हम इस आपके बिल को अप्रूव करते हैं जी यूनानिमसली। नेक्स्ट पे चलें। थैंक यू सर। थैंक यू Mr. Chairperson. The next bill is the Punjab Infrastructure Development Cess Amendment Bill that seeks to amend an existing law of
15 सर, ये भी 2015 का सर। जी डिपार्टमेंट ब्रीफ करे जी बिल को। मैं सर इसको इनिशिएट करने की सर पहले बैकग्राउंड सर सबमिट करता हूँ। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर 2015 से सर लॉ जो है इन फील्ड है सर, लेकिन 2015 से इन फील्ड होने के बावजूद हम लोग पंजाब में लास्ट ईयर हमने तकरीबन कलेक्ट किया कोई 6 बिलियन के अगेंस्ट। सिंध कलेक्ट करता था सर, लास्ट ईयर उन्होंने किया 197 बिलियन के अगेंस्ट। चारों सूबों के अंदर एक्सपोर्ट्स की गुड्स की मूवमेंट ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, हमारे लॉ में भी एग्जेम्प्टेड है। इस वक्त सर केपी के बलूचिस्तान एक्सपोर्ट पे भी ले रहा था और इंपोर्ट पे भी ले रहा था। सिंध का जो रेट है सेस का वो 1.81 से लेके 1.85% ऑफ द एडवोलरेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स प्लस पर किलोमीटर माइलेज के साथ था। 1.81 से 1.85 केपीके का इससे भी ज़्यादा, सिंध का सर केपीके का सर 2% प्लस माइलेज है। हमारे पंजाब का रेट है सर 0 सर, वो पर किलोमीटर पर केजी के हिसाब से एडिशनल है इसके साथ जी। इफेक्टिव रेट दोनों का 2% से ज़्यादा हो जाता है। सिंध में भी सर 1 रुपये पर किलोमीटर उस रेट के ऊपर है जो 1.85% या 1.80 वाली रेंज है, उसके ऊपर 1 रुपये पर किलोमीटर एडिशनल भी लेते हैं सिंध में सर। और पंजाब का रेट सर वो मैं सबमिट करता हूँ सर। पंजाब का रेट 0.9% ही है शुरू से। ये जो सेस कलेक्ट होता है सर, ये सिर्फ रह जाता है इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर, इम्पोर्ट इनटू द प्रोविंसेस। सिंध में चूँकि पोर्ट थी तो वो हर गुड्स जो इम्पोर्ट आती है, चाहे उसकी डेस्टिनेशन पंजाब है, केपीके है, आगे बलूचिस्तान है, वो कस्टम डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट है पंजाब पाकिस्तान सिंगल विंडो, वो उनकी जीडी जब क्लियर होती है तो वो लेके क्लियर करते हैं। पंजाब के अंदर जो गुड्स आती थी ड्राई पोर्ट के ऊपर या एयरपोर्ट के ऊपर, वो सिंध का भी दे के आते हैं और पंजाब का भी ड्राई पोर्ट का भी देते थे। हमारी इवेजन हो रही थी, हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारा प्रोसीजरल लॉ डिफाइन नहीं था। आयरनी ये निकली कि इवन सेल टैक्स एक्ट में जो ऑफिसर पोस्ट करने की पावर है वो भी अथॉरिटी के पास नहीं थी, वो भी डिफाइन नहीं की हुई थी, जिस वजह से मैं पिछले 4-5 महीने में उसकी कलेक्शन बढ़ाना चाह रहा हूँ तो अफसर भी पॉइंट नहीं कर पा रहा। पहले वैसे ही नोटिफिकेशन बस ऐसे ही कर दिया, वो इसके तहत कवर। सिंध का सर बेहतर था सर। ये चूँकि सेस का है तो ये जिस सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हद तक इस्तेमाल हो रहा है उसने लेना है। सिंध का केपीके का रेट ज़्यादा था, तो जब हमने ये मैटर टेकअप किया फेडरल गवर्नमेंट के साथ, कस्टम डिपार्टमेंट और सिंगल विंडो के साथ, तो उन्होंने कहा कि आपके लॉ के अंदर प्रोसीजरल जो क्लैरिफिकेशंस हैं वो नहीं है। फॉर एग्जांपल सिंध के लॉ में, केपीके के लॉ में उन्होंने ऑनर ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स को कहा कि वो टैक्स देगा, इर्रिस्पेक्टिव के वो कराची में रहता है, इर्रिस्पेक्टिव को पंजाब में है या कहीं पे भी है। तो हमने इसको जो डेफिनेशन को है इंपोर्ट इनटू की पंजाब को इस प्राइमरीली इस लॉ के तहत क्लियर किया है, ताकि वो जो कस्टम डिपार्टमेंट को और दूसरों को जो क्लैरिफिकेशन दरकार थी वो क्लैरिफिकेशन दरकार मिल जाए और हमारे लिए इनेबलिंग वो जो सिस्टम के तहत वो जेडी को क्लियर करते हैं उसके तहत वो मिल जाए। दूसरा सर का एक आप मीटिंग शुरू होने से पहले ये था कि क्वेश्चन ये था जिसका लेटर भी उन्होंने शेयर किया कि क्या कहेंगे एक्सपोर्ट के ऊपर तो नहीं लगेगी। एब्सोल्युटली ये ना पहले थी एक्सपोर्ट के ऊपर ना अब है। फिर उन्होंने दूसरा था कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने हमें कोई ऑलरेडी एग्जाम्प्ट किया हुआ है तो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ की मद में, तो क्या उसको भी एग्जाम्प्टेड किया। हमारे लॉ में एग्जाम्पशन क्लॉज के तहत उसको भी प्योरली हमने दिखा भी दिया कि वो एग्जाम्प्टेड ही रहेंगी। ये जिस पहले जो एग्जाम्पशंस हैं एक्सपोर्ट के लिए और जो बाकी फिर जिनको एंटिटीज़ को एफबीआर ने एग्जाम्प्ट किया है वो एफबीआर में रहेंगी एग्जाम्प्ट, प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ इस लॉ के तहत कि जो हमारी डेफिनेशन क्लियर ना होने की वजह से हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे और जो प्रोसीजरल चेंजेस हैं कि वो इन्फोर्समेंट कैसे होनी है। मतलब लॉ तो ये बना दिया गया इस लॉ के तहत आज से 2015 से इन्फोर्समेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल होगा, कौन से ऑफिसर्स कर सकेंगे, वो भी क्लियर नहीं होता। अपॉइंटमेंट भी नहीं कर सकते थे, वो भी नहीं कर सकते थे। जी सर, अब इसमें ये है कि हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन के तहत फेडरल गवर्नमेंट के तहत हम इस पे ये प्रपोज अमेंडमेंट्स इसलिए प्रपोज कर रहे हैं ताकि
हम जो ड्यू सेस है जो कि पंजाब गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इस्तेमाल होना है, खर्च होना है, वो कलेक्ट कर सके। सिंध गवर्नमेंट लास्ट ईयर उसने 197 बिलियन किया है। केपी के गवर्नमेंट भी कुछ 35 बिलियन प्लस के ऊपर जा रहा है कि उन्होंने तो एक्सपोर्ट के ऊपर लगा दिया, वो भी ले रहे हैं, इवन बलूचिस्तान भी ले रहा है। तो ये लेकिन आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट पे नहीं होगा नहीं है। तो ये 3(1) में क्या लिखा है? There इसी shall be वजह से divided and collected. 3(1) के अंदर एक्सपोर्टेड आउट है सर। ये वो बल्कि उसको नहीं, फायदे लेकिन के लिए सर एक इस चीज़ में आप इसमें देख लें एग्जैक्टली वो सर उसको फ़ायदे के लिए कहा गया कि बाज़ दफ़ा इम्पोर्ट हुई और एक्सपोर्टेड आउट पंजाब से बाउंड्री में सर केपी के चला गया, दूसरी चला गया, तो वो उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहा था। हम कह रहे थे कि तो इम्पोर्ट हुई तो जो एक्सपोर्टेड आउट पंजाब से हो गया तो ये तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए फर्दर जो उसकी टैक्स पेयर की बेनिफिट के लिए है, ताकि वो क्लियर हो इम्पोर्ट इनटू की डेफिनेशन भी और एक्सपोर्टेड आउट की डेफिनेशन भी। ये आप सिर्फ डेफिनेशन, एक मिनट आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे जी सर। मैं क्लैरिफाई करता हूँ सर, अगर एग्जिस्टिंग डेफिनेशन भी पढ़े ना, उसके अंदर भी एक्सपोर्टेड आउट का वर्ड है। नहीं नादिर साहब, ये जो मेंबर सर का पॉइंट एक ये ना है, क्लैरिफाई इसको करते हैं कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्यों लॉ नहीं में है ये यूज कहाँ पे है वो दिखा दें। जी सर। सर विद योर परमिशन, सर विद योर परमिशन, अगर मैं इसको आपके क्वेश्चन को क्लैरिफाई करता हूँ। आपकी बात ठीक है कि सेक्शन 3 कह रही है कि एक्सपोर्ट के ऊपर भी सेस पे करना है, आपका क्वेश्चन यही है सर। जो सेक्शन जी सर सर सेक्शन 6 है हमारी इसी एक्ट की, वो एग्जेम्पशन क्लॉज सेक्शन 6 कहती है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 3 and 5 unless otherwise specified or directed by the government through a notification in the official gazette, the goods exported out of the Punjab and the goods manufactured, produced or consumed in the Punjab, ये exempt होंगी सर। सेक्शन 6 ने जनरल एग्जेम्पशन दे दी एक्सपोर्टेड गुड्स को, और जो मैन्युफैक्चर और कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस पंजाब में हो रही हैं इसमें। हाँ जी फिर उसमें बाकी पिछले इसमें क्यों लिखा है आपने सर? सेक्शन 3 में उसको डिफाइन किया गया। अब सिर्फ डेफिनेशन उसकी आई है ताकि उसकी क्लैरिफिकेशन आ जाए कि एक्सपोर्टेड आउट का मतलब क्या है, पंजाब का क्या मतलब है और इम्पोर्टेड पंजाब का क्या मतलब है। वो क्लैरिफिकेशन है, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन है। हमसे पास करा रहे हैं तो इसमें क्लैरिफिकेशन क्या है? तो लिखा है ऑन Definition. गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड, इंपोर्टेड इनटू पंजाब और एक्सपोर्टेड ऑफ पंजाब एट द रेट ऑफ 0.90%। सर मैं ट्राई करता हूँ। और एक्सपोर्टेड जो है ना, इसमें प्रॉब्लम आ गया। नहीं, मैं ऑनरेबल मेंबर को असिस्ट करने की कोशिश करता हूँ। नादिर साहब, सर ये चाह रहे हैं कि क्योंकि वो अमेंडिंग लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो अमेंडिंग लॉ को असल में अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन हो जिसमें मेन लॉ का रिवाइज्ड और एग्जिस्टिंग वर्जन हो ना, वहाँ से क्लियर होगा सर। ये क्योंकि अमेंडिंग लॉ है, इसकी लैंग्वेज Working मेन में paper में जाके है। पढ़ी जाएगी ना, तो फिर अंदाज़ा होगा। वर्किंग पेपर में कौन सी है? जी जी, कोई है ऐसा कोई आपके पास जक्सटापोज्ड कोई जिसमें दोनों चीज मॉडिफाइड प्रोविजन नजर आ सके कि वर्किंग पेपर में है सर, वर्किंग पेपर में है ना सर? ये आपका वर्किंग पेपर जो है ना, इसमें देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वर्किंग पेपर, उसमें ये एग्जिस्टिंग है, ये प्रपोज है। असल में वर्किंग पेपर में भी जो मैं शायद सोच रहा था वो वैसा नहीं है, इसलिए कि उसमें भी अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है वो रिप्रोड्यूस कर दिया। जो टारगेट जो मेन लॉ होता है ना, उसकी जो नादिर साहब मेरा पॉइंट समझ गए, अगर वो लिखा जाता तो मेंबर्स को आसानी हो जाती है। और हो रही है जो आपने खुद अपने कहा है कि हमने एक्सपोर्ट पे नहीं लेना, पहले भी एक्सपोर्ट पे लग रहा था, अभी भी लग रहा है। आपने वो फिर या तो रवानी में गलत सर वो सेक्शन 3 के अंदर ये लिखा हुआ था, लेकिन जो आगे सेक्शन 6 है ना लॉ का, उसके अंदर एक्सप्रेसली एग्जेम्प्टेड हैं एक्सपोर्ट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेस। आप इसमें क्यों नहीं मेंशन कर देते जी, क्लियर करने के लिए कोई इसमें सर मैं क्लियर करना को मेंशन करना एक्चुअली परेशानी की बात है। टैक्सेबिलिटी सर दोनों जगह पे जो सब्सटेंटिव क्लाज है पहली, उस पे आया कि जो गुड्स इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड आउट उनके पेपर सेस लगेगा, लेकिन क्लॉज 6 के अंदर जब कहा गया कि एक्सपोर्टेड आउट, ठीक है, उनके ऊपर एग्जेम्पशन होगी सेक्शन 6 है, इसलिए जो कि हमारी इंपोर्ट इनटू की और एक्सपोर्ट आउट की डेफिनेशन नहीं थी, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने ऐड किया।
लिख देना क्लास 6 वाली एग्जाम्पशन स्टैंड करेगी, इसी में शामिल कर दें। मैं ऑनरेबल मेंबर को असिस्ट करने के लिए जस्ट कि ये जो डेफिनेशंस होते हैं वो क्योंकि उनके अंदर ऑपरेटिव मैकेनिज्म नहीं होता, वो दे आर रेड विद द मेन प्रोविजंस विच आर वेयर एवर दे आर बीइंग यूज्ड। तो वो सर देख रहे हैं, मैं उनके सामने यहाँ पे रखा है मेन लॉ। सर ये सेक्शन 6 एग्जाम्पशंस, वैसे 6 में भी आपकी अमेंडमेंट है लेकिन वो जाहिर है इसी को मॉडिफाई कर रही है। अब सर 6 का ये कह रहे हैं नेक्स्ट 6 में ये अमेंडमेंट, बल्कि 6 की नहीं है, 6 की अमेंडमेंट आपकी नहीं है। हाँ नहीं, वो क्लास 6 ठीक है, क्योंकि सर 6 एज इट इज है तो ये एग्जाम्पशंस का ऐसे ही रहेगा। Notwithstanding 3 and 5, जी 6 क्योंकि जो वो 3 में जो चेंज आई है मॉडिफाई नहीं कर रहे, वो एज इट इज रहेगा। ये आप भी अगर देखना चाहें तो मैं आपको जी सर मेन लॉ आपके पास है। अब इम्पोर्टेड फ्रेश फूड आइटम्स, वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स पे है ही नहीं। उसके साथ जी सर ये एग्जाम्पशंस एज इट इज हैं सर, इसको नहीं कह छोड़। रहा हूं उसके साथ उस गाड़ी में चीजें लिख सकूं। सर ये चैलेंज है क्योंकि इसी की चैलेंज को दूर करने के लिए एक दर्जन केले रख ले और साथ सर वो डायमंड भी हो सकते हैं। सर वो जैसे अच्छा सर, ये जैसे सर ने कहा ना कि ये यही एनफोर्समेंट को और इस तरह की प्रोसीजर को बेसिकली ज़रा स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी आगे जो अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज की हुई हैं जो कि ऑलरेडी इस लॉ में नहीं थी। फॉर एग्जांपल एनफोर्समेंट ऑफिसर या जो कोई सेस ऑफिसर होगा उसके पास क्या इख्तियार होगा कि वो इस किस्म के केसेस में एक्शन ले सके। फॉर एग्जांपल आज तक अथॉरिटी ने सेक्शन 6(3) का जो इस्तेमाल किया क्या है 6(3) एग्जाम्पशंस है ना। 6(3) है the authority may with the approval of the government and subject to such conditions as it may impose by ये सर notification। एक केस सर मेरे इल्म में है कि फार्मास्यूटिकल की कोई वैक्सीन मंगवाई गई थी 2-3-4 साल पहले, वो शायद केस मूव किया गया। स्पेसिफिकली जब से मैं 6 महीने में कोई केस नहीं आया सर इस तरह का। नहीं सर ये मैं आपको बताता हूँ, ये सर कोविड के दिनों में ख़ास तौर पे सिग्निफिकेंट एग्जेम्पशंस थी जो लेट से ये हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्ट्स थी वो सारी की सारी एग्जेप्टेड थी। उसमें गवर्नमेंट ने अथॉरिटी की रिकमेंडेशन पे या लेट से फेडरल गवर्नमेंट के उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया, सेस की एप्लीकेशन नहीं थी सर उसके ऊपर। तो ये बहुत सारे केसेस हैं सर। वो केस टू केस बेसिस पे एग्जेम्पशन होती है और उसमें क्वांटम डिफाइन होता है कि इस पर्टिकुलर जी सर वो दैट इज नॉट लाइफ टाइम एग्जेम्पशन होता है 3 का। हुक्म करें सेक्शन 6 का क्या पढ़ना है? सेक्शन 6 है एग्जाम्पशंस, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 3 and 5 को कह रहा है उसमें जो कुछ मर्जी लिखा रहे, जो यहाँ पे कहेंगे ये प्रिवेल करेगा। वो है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड और डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट द गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पंजाब एंड द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड or consumed other than goods imported on payment of cess in the Punjab, and ye additional and the goods exempted by the federal government from payment of duties and taxes for import shall be exempt from cess। ये exemption सर इसको क्वालिफाई सर अमेंडमेंट में इसलिए सर मैं आपके बिहाफ पे थोड़ी सी सर नहीं, आपने ये जो 3rd वाला लिखा है ये समझ नहीं आई भाई, जब 6 है तो इसको फिर लिखने की क्या जरूरत थी? यहाँ बड़ा क्लियर एग्जेम्पशन है, इसको जहाँ से काट दें तो ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाएगी एक आम आदमी के लिए। जब आप ये बात करते हैं whether 0.90 of the total value of such goods as assessed for custom purposes whether custom clearance of those goods occurs within Punjab or not। अब वो GD फाइल हो गई और उसके ऊपर 0.90 आ गया, इधर तो आपका लॉ ये कहता एग्जाम्पशंस आ गई, एक्सप्लेनेशन 6 में आ गई, एक PSW के क्लिक के ऊपर आप जो मर्जी कर लें। तो देना ये टर्म यहाँ यूज करने क्या सोच के रखी गई है? सिर्फ यहाँ तो एक इसमें लाइन ऐड कर दें, द गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान आर पंजाबी को 10 सीधे से अल्फाज। सर विद योर परमिशन सर, जो सेक्शन 6 है ना, ये ओरिजिनल सेक्शन 6 ऐसे नहीं थी 2015 में, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन आई है। ये 2021 और 20 में इसके अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं। पहले
इससे पहले इसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी शायद ये PIDC एक्ट एप्लीकेबल था, जैसे बाकी सूबों में भी एक्सपोर्ट के ऊपर था, तो पंजाब भी उन्हीं के साथ था। फिर 2021 में इसमें ये अमेंडमेंट आई है सर, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट थ्रू ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट, और साथ ही गुड्स इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। जी सर, ये इसके बाद इसके अंदर सर अमेंडमेंट की वजह से ये थोड़ा सी आ गई। ये डायरेक्टर साहब सही कह रहे हैं, यहाँ पे वैसे जो अमेंडमेंट है ये तो इसी पॉइंट इन टाइम में आई और ब्रैकेट में यहाँ पे वो रिफ्लेक्टेड भी है मेरे पास तो गज़ट। अब करते जा रहे हैं, तो इस पे हम क्यों डाल रहे हैं? आप रिसेंट अमेंडमेंट को नेक्सस के साथ ज़रा बता दें कि जो अमेंडमेंट आई है तो सही पॉइंट इन टाइम था, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी जो नहीं ये डिलीट कर दें जी इसमें से, ये यूनानिमसली किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आप निकाल दें इसमें से। कोई पॉइंट है तो कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप रख लें, नहीं तो अदरवाइज इसको डिलीट करें। डायरेक्टर लीगल इस पर कुछ बता सके कि आप कोई वैलिड रीजन दें कमेटी को इसके लिए। सर एक्सपोर्टेड आउट के चाह रही है आपसे सर बेसिकली जो सेक्शन 6 की सेक्शन 3 की, सेक्शन 3 के अंदर भी जो ये अमेंडमेंट हुई हुई है। 3 ऑफ बिल सर जो नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो आउट ऑफ कंट्री जा रही है, हम एक्सपोर्ट आउट की डेफिनेशन अगर हम समझे, अगर मैं शादी ना करता, मेरा बेटा ना होता, हम समझते, तो अगर मैंने कर ली, ये समझने वाली क्या लॉ की बात है, इसको क्लियरली स्पेसिफाई करें, ये बात समझ नहीं आई। मैं यही बता रहा हूँ कि सर पाकिस्तान के किसी लॉ में एक्सपोर्ट की डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। इसमें 6 में क्लियर है। नहीं सर, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन नहीं है। ऐसी गुड्स जो यहाँ से मूवमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो अदर प्रोविंसेस में जाती है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करती। एक्सपोर्ट आउट को इसलिए डिफाइन किया गया कि जिसने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, दैट्स वाई एक्सपोर्ट आउट की डेफिनेशन को भी उसके अंदर शामिल किया है। ऑन ऑल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड, इनका लिखने की क्या जरूरत है जब बात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की हो रही है? ऑल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड कंज्यूम्ड इंपोर्टेड इनटू पंजाब। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इस लफ्ज की भी क्या लॉजिक है? और ने हर कैटेगरी इस पे क्वेश्चन पुट हो रहा है जी। जी सर, वोट कर ना इंपोर्ट एक लॉ डिपार्टमेंट आप कमेंट दे जी। मैन्युफैक्चर का लफ्ज या क्यों इस्तेमाल हो रहा है? मैं सर इसको क्लियर करने की सर कोशिश कर। लेट्स से एक इंपोर्टर है जिसने अपनी कंसाइनमेंट के ऊपर एड्रेस लिख दिया सिंध का, लेकिन वो शिपमेंट आई पंजाब के अंदर, तो वो उसको वेवर ले रहा था कि मेरी शिपमेंट, चूँकि मेरा एड्रेस GD के ऊपर उसका है, इसलिए वो हमने उसको मैक्सिमम हद तक क्लियर करने की कोशिश की कि मूवमेंट आ गई जब इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो गया, वो चाहे ऑनर है, चाहे कंसाइनी है, चाहे GD में इसका नाम है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं सर दोनों मूवमेंट तो दोनों की है। सेक्शन 6 के तहत जो एग्जाम्प्ट है उसकी तो फिर नहीं होनी। मैं सर इसलिए कह रहा हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव पर्पस क्या है, मोटिव क्या है। एक है कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, एक है कि मैंने पर्सनल कंजप्शन करनी है, एक है कि कमर्शियल इंपोर्टर है, एक है कि मैंने इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट करना है। तो लॉ ने हर एक को पहले सेस के लिए डिफ़ाइन किया, और फिर सेक्शन 6 के तहत जो है वो 3-4 कैटेगरीज़ में कि अगर प्योरली एक्सपोर्ट का पर्पज़ है तो वो एग्जेम्प्टेड होगा, अगर वो पर्सनल कंजप्शन और दूसरे के लिए है तो वो एग्जेम्प्टेड होगा। तो प्राइमरीली जो बच जाता है लार्जली वो कमर्शियल इंपोर्ट्स की जो गुड्स की मूवमेंट है, वो चाहे पंजाब में रिज़ाइड करनी है आके या पंजाब से बाकी सूबों को जानी है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो उसका ओनर होगा या कंसाइनी होगा, GD में नाम होगा, तो वो उसका सेक्स लायबल होगा लेवेबल की। ये सर उसकी स्पिरिट है सर। वो एग्जेम्प्टेड जो सर वो पहले एग्जेम्प्टेड ही रहेंगे सर, उसमें कोई चेंज नहीं हो रही, ये जस्ट प्रोसीजरल है सर। सर वैसे फिजिकल लॉ डिपार्टमेंट बताइए जी। देखिए ना सेस लग, मैं सर अर्ज करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग का ताल्लुक ही नहीं है सेस से। नहीं सर, वो लेवी कर रहे हैं, लेवी कर रहे हैं सर। मैं बताता हूँ, स्पेशल सेक्शन साहब बताएं। फिजिकल लॉ
का टिपिकली जो स्ट्रक्चर है वो पहले किसी भी चीज़ की या इंडिविजुअल की या एंटिटी की टैक्सेबिलिटी को डिफाइन करता है कि भाई इस फिस्कल लॉ के तहत जो टैक्स लगने वाला है ये इस पे लगेगा। फिर आगे उसकी स्पेसिफिक प्रोविजंस होती हैं जिसके अंदर या वो एग्जेम्पशंस होती हैं या वो रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स का जो लॉ है वो ये कहता है कि जी सैलरीड इंडिविजुअल जो है वो एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर इनकम टैक्स पे करेगा। अब वो कितना इनकम टैक्स पे करना है और कितनी जो है वो एग्जेम्पशन की स्लैब है वो आगे जाके उन्होंने शेड्यूल में बताई हुई है कि 6 लाख से कम की अगर किसी की इनकम होगी तो वो टैक्सेबल नहीं है, 6 लाख से लेट से 1.2 मिलियन होगी तो X% वो उसके ऊपर टैक्स देगा वगैरह वगैरह। इसी तरह से जो हमारा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है उसने भी उसकी भी स्पिरिट और स्ट्रक्चर यही है कि उसने पहले सर्विसेज डिफाइन करके ये कह दिया कि जी जो सर्विसेज रेंडर हो रही हैं प्रोविंस के अंदर उनके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट का टैक्स एप्लीकेबल होगा। वो कितना होगा या उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा वो चीज़ बताई हुई है स्केड्यूल्स के अंदर। सेम स्ट्रक्चर सर यहाँ पे है कि ये सेक्शन 3 ये बताता है कि एक्चुअली सेस का स्कोप क्या है और फिर जो उसके स्पेसिफिक्स हैं वो उन्होंने सेक्शन 6 में बता दिए हैं सर। तो ये 2-3 एग्जाम्पल सर मैंने जो सबमिट किए हैं उनमें फिस्कल लॉज में टिपिकल स्ट्रक्चर यही होता है सर। चार्जिंग सेक्शन होता है जी सर। मतलब एक सर उसकी एप्लीकेबिलिटी है और दूसरा है उसकी चार्जेबिलिटी क्या है। अगर चार्जेबिलिटी नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट है, अगर चार्जेबिलिटी है तो वो किस रेट पे है सर। तो जो सेक्शन 3 है वो एप्लीकेबिलिटी को बता रहा है कि इसका ओवरऑल स्कोप क्या है और जो चार्जेबिलिटी है वो सेक्शन 6 उसमें उसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस तरह स्पेशल सेक्रेटरी साहब ने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से, अगर लॉ डिपार्टमेंट से आप ये बता सकें जी बिल्कुल सही है सर वो एग्जेम्पशंस क्योंकि जो हैं वो इससे रूटीन मैटर तो नहीं है वो जी बिल्कुल सही फरमाया। टैक्सेशन स्टैट्यूट्स में इसी तरह होता है, पहले चार्जिंग सेक्शन होता है, आप पहले चार्ज करते हैं उसको टैक्स को, उसके बाद फर्दर उसकी एग्जम्पशंस प्रोवाइड करते हैं। हाँ नहीं होगा सिर्फ पॉइंट ये था ठीक है कान इधर से पकड़ो कान इधर से पकड़ो, क्या एक्सपोर्ट पे कभी सेस पे टैक्स लग सकता है? नहीं अगर exemption लग ही नहीं सकता ना। नहीं जब तक एग्जेम्पशन क्लॉज में तब तक नहीं लग सकता, अगर एग्जेम्पशन क्लॉज में से निकलेगा तो फिर लगेगा। लॉ के तहत लॉजिक के तहत कभी लग सकता है? लग सकता है नहीं लग सकता है सर, ये सेस लग सकता है सर। लेजिस्लेचर की मर्जी बलूचिस्तान ले रहे हैं लेजिस्लेचर की मर्जी से सर हम शॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट इन दिस लॉ हम नहीं लगा सकते एक्सपोर्ट्स पे ना सेस बिकॉज ऑफ सेक्शन 6। दिस इज लॉ। ये ऐसे नहीं हो सकता कि अथॉरिटी रूल्स बना के या कुछ करके, दिस इज लॉ। लॉ के अंदर एक्सप्रेस एग्जेम्पशन मौजूद है तो शॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट इन द लॉ एक्सपोर्ट्स के ऊपर ये ज़ाहिर सेस नहीं लग सकता। ठीक है 6 का ओवरराइडिंग इफेक्ट भी है जी। जी सर कानून इतना नहीं पढ़ते, कुछ ऑफिसर्स नीचे इसी को पढ़ा के लोगों से 0.90% ना लेते रहे, क्योंकि हमारा जब लेजिस्लेटर्स कानून पूरा नहीं पढ़ते तो आम आदमी बेचारा क्या कानून पढ़ता होगा। इसको मिस यूज किया जा सकता है 0.90 को। वैसे ये टैक्सेस जो पाकिस्तान सिंगल विंडो का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एम्बेडेड होनी है डेफिनेशन, इसमें ह्यूमन इंटरफेस तकरीबन ना होने का आज तक नहीं होनी। ये जीडी जब इंपोर्ट से क्लियर होनी उसी वक्त वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट और बैंक के थ्रू होना है सर। सर क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं दोनों जाहिर है तो कंप्यूटराइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। ट्रैक्टर लाने का ना 6 जो है ना वो अमेंडेड हुआ था 2021 में और ये ओरिजिनल आया 2015 का। 2015 का। तो फर्दर इस वजह से ये नामली जो ना लगती है कि ये नामली है। सर फर्दर मैं थोड़ा सा विद योर परमिशन ऐड करूंगा कि सेक्शन 6 जो है ना सर ये ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं दे रही है एक्सपोर्ट्स को। अगर इसको लैंग्वेज आप देखें तो इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के ज़रिए किसी स्पेसिफिक को एक्सपोर्ट्स को सेस में ला सकती है अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी गवर्नमेंट। ये सही पॉइंट है आपका क्योंकि वो स्ट्रेट अवे नहीं ग्रांट करता, ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं नोटिफिकेशन। सेक्शन 6 सर वो जो कह रहे हैं सर कि एक रूटीन में ब्लैंकेट नहीं है बल्कि वो क्या एग्जेम्पशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी कई लफ्ज लिखे हैं? इसी को जो है आगे डेफिनेशन में भी वाजे कर रहे हैं। ठीक है बताएं जी फिर क्या करना है इसका।
आप बताएं। मेरे ख्याल से तो इसको क्लियर होना चाहिए कि एक्सपोर्टेड जो है एक एग्जाम्पशन आप एक्सपोर्ट आउट ऑफ पाकिस्तान Definition में clear कर नहीं दिया। डेफिनेशन है। दूसरा जो फेडरल ने फैसिलिटीज़ दी होती हैं मोस्टली जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं दे आर मेड आउट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, तो हम सेस उस पर भी लगा रहे हैं तो उसकी नहीं सर, उस पर नहीं लग रहा सर। 6 में लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट की एग्जाम्पशंस जो होल्ड करेंगी, दे विल होल्ड गुड हियर। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि वो भी होल्ड करेंगी, मेरी पहले डिस्कशन जी जी। तो एक क्लैरिटी में आना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। सर जैसे आप फरमा रहे हैं ना, वैसे 6 में ये लैंग्वेज है कि एंड द गुड्स एग्जेम्प्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर इंपोर्ट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेस। इस लॉ में जो सेस होगा वो नहीं लग सकेगा उन पर। अगर जनाब का ये पॉइंट है, इस हद तक तो यहाँ है सर। इसके अलावा भी कोई है तो आप हुक्म करें। दूसरा सर, अगर जनाब इसमें फर्दर ऐड करें, जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है कि जो फेडरल का लॉ है वो प्रिवेल करता है। अगर कोई प्रोविंशियल लॉज के अंदर कोई ऐसी एम्बिग्विटी आ जाए आर्टिकल 143 नॉलेज के लिए ये पॉइंट 90% कब से चल रहा है? फर्स्ट डे से। और सर इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब एनएफसी आया तो उसके 7th एनएफसी उसके नतीजे में ऑक्ट्रॉय और ज़िला टैक्स वगैरह जो थे वो प्रोविंसेस में ख़त्म हो गए। सिंध में भी ख़त्म हो गया, लेकिन सिंध ने अंडर एनएफसी अब उनके अंडर अ स्पेशल अरेंजमेंट वो हर साल उनको 40, 42, 45 अरब रुपए ऑक्ट्रॉय ज़िला टैक्स की मद में जाते हैं। बेसिकली वो टैक्स होता था जो कि ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होता था। तो जब प्रोविंसेस का वो ख़त्म हुआ तो फिर ये प्रोविंसेस ने कहा कि उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो था ये इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वो ऑक्ट्रॉय ज़िला टैक्स ख़त्म हो गया। तो अब ये सर हम इस लॉ को स्ट्रेंथन इसलिए भी करना चाह रहे हैं कि आई मीन सिंध को एक तो वो एनएफसी के अरेंजमेंट के तहत वो ऑक्ट्रॉय ज़िला टैक्स का सब्स्टिट्यूट भी मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कलेक्ट करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहे हैं। तो हमें सर इसमें भी हिट पड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में भी, और हमारा वो ऑक्ट्रॉय ज़िला टैक्स वगैरह जो कि लोकल गवर्नमेंट्स का एक बड़ा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था वो भी ख़त्म हो चुका है। को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि इन्फोर्समेंट और जो प्रोसीजरल है, ना रेट चेंज हो रहा है सर, ना एग्जेम्पशंस पे कोई फ़र्क पड़ा है, ना ही कोई टैक्सेबिलिटी चार्जेबिलिटी के ऊपर। तो इसको आप करेंगे कैसे? अब आप अपनी पिकेट्स वगैरह लगाएंगे सर इंपोर्ट की इस फाइनेंशियल ईयर में इसका क्या कुछ हमारी कलेक्टिव 3.8 बिलियन किया है सर इस साल। वो सिर्फ जी सर सेस के अंदर वो सिर्फ जो यहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई कंसाइनमेंट आ जाती है, चूँकि वो पोर्ट इन्वॉल्व नहीं होती तो जब कस्टम वाले क्लियर करते हैं वो है, या जो ड्राई पोर्ट से क्लियर होती है डायरेक्ट उसका आता है हमें। जो 95% जो सी रूट के ज़रिए आती है उसका हम नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे। कस्टम वालों ने वो जो फॉर्म सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ड इन करना है कि ये पंजाब की लिवेबिलिटी आती है, उसके लिए ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं थी। उसको वो कहते थे कि जब हमसे वो डीडी क्लियर होती है तो रिस्पेक्टिव पोर्ट से गेट से बाहर निकली तो इंपोर्ट इनटू का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। कैन बी ए ह्यूज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अगर इंपोर्ट्स तो इतनी आ रही हैं कि उस पे प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो तो बहुत बड़ा सर सोर्स। सिंध इस साल उन्होंने 270 बिलियन का किया हुआ है, लास्ट ईयर उन्होंने 200 बिलियन का अदर देन ऑक्ट्रॉय किया है। ऑक्ट्रॉय में भी 50 बिलियन, तो ये तो 250 बिलियन का हमने लॉस किया है। और सीइंग द साइज ऑफ द इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन हेयर, यहाँ की वैसे ही पंजाब सिंध की निस्बत ज़्यादा इंपोर्ट्स थे। बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू। प्रैक्टिकली तो मेरा भी ख्याल है कि अब तो सेटिस्फाई कर दिया, वो लग तो ठीक रहा है। कोई चीज़ आई तो हम इसको दोबारा प्राइवेट मेंबर बिल में टेक कर देंगे। हाँ, वो तो कोई इतना इशू नहीं। अगर ये फैसला आप देखिएगा ना, इम्प्लीकेशन सिर्फ ये है कि इंडस्ट्री में इम्प्लीकेशन ना है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी आपका जो हालात हुए हैं इंटरनेशनली भी और लोकली भी कंपेटिटिव तो हम रहे ही नहीं है। सीधा 1% का आपको डिफरेंस आएगा। नहीं, वो आप देख लीजिए। और इस सेम गोज़ कि जो इम्पोर्ट वाला है, इम्पोर्ट टेम्प्रेरी इम्पोर्ट जो आती है, हाँ इसका इख्तियार कैबिनेट। और सर एक और की बात नहीं, वो 3 की बात नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 3 की बात कर रहा हूँ।
नहीं 3 की सर जो बिजनेस की आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से हम इसका दोबारा से रीट्रेशन ले लेते हैं। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट ले दिया लें और एक क्लैरिफिकेशन दे दे, क्योंकि आज भी चैम्बर में एक मीटिंग, हम इधर बैठे हैं, उधर वो सारे एप्टमा वाला बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि जी ये पंजाब ये करने जा रहा है, एक्सपोर्ट पे भी और इंपोर्ट पे भी। ऑलरेडी जो बिज़नेस की कंडीशंस चल रही हैं, तो ये कोई ना कोई उधर से प्रेस रिलीज आ जाएगी। इससे बेहतर है आप एक बिल्कुल क्लियरली एक चीज़ डिफ़ाइन कर दें कि एक्सपोर्ट पे ये नहीं है, और जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेशन दी हुई है फेडरल लेवल पे इंपोर्ट के, उस वो इसके अंदर देखिए आप अमेंड कर दें उसको, फिर थर्ड को अगर ये चाह रहे हैं तो है तो वही चीज़। सर लॉ में क्लैरिफिकेशन लिख दें। सर लॉ के अंदर ऑलरेडी सेक्शन 6 मौजूद है, ओवरराइडिंग इफेक्ट मान लिया वो मान लिया, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि इस पे इश्यूज बन रहे हैं वहाँ पे, तो आप सर ये मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि लॉ के होते हुए कभी उसको एक्सपोर्ट के ऊपर या दूसरे के ऊपर जो है जिसको फेडरल गवर्नमेंट लॉ से वैसे नॉलेज के लिए सवाल है हमारी, ये जो पॉइंट 90% है, क्या इस कमेटी का इख्तियार है इसमें अमेंडमेंट करने का या गवर्नमेंट का इख्तियार है? हमारा रेट लॉ के अंदर है ना, एक्ट के अंदर है। जो अमेंडमेंट का स्कोप है उससे नहीं सर, नहीं यार एक्ट में है, रेट एक्ट में है, 6 की अमेंडमेंट है सर। ये रेट सर रेट एक्ट में है। एक स्टेटमेंट सर आपकी तरफ से विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल चेयरपर्सन। नहीं सर नहीं अच्छा चलिए सर, इसको पॉइंट 9 को छोड़े। टैक्सेशन जो है वो असेंबली का इख्तियार है, हुकूमत का इख्तियार? सर वो ठीक है, इलेक्टमेंट के जरिए ही होता है। टैक्सेशन असेंबली का इख्तियार है ना कि नहीं है? सर वो टैक्सेशन असेंबली का इख्तियार है कि नहीं है? मनी बिल के लिए गवर्नमेंट की सर इधर जी ये सिंध गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया है। 1 पॉइंट कुछ था 1.5, उसको 0.8 पे लेके 0.08 पे लेके आए हैं वो। नहीं सर अभी इख्तियार है कि 0.9, मैंने कहा ये कमेटी का इख्तियार नहीं है, ये गवर्नमेंट का इख्तियार है। जी ये कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट का इख्तियार। लेकिन हम तो इस पे सर जा ही नहीं रहे, हम तो बाद में जो बीच में कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर दें बस, ठीक है। सर यहाँ से जो एक सवाल हुआ उसका एक आपकी स्टेटमेंट मैंने पहले अभी सुनी, अगर काइंडली आप फर्दर उस पर एलैबोरेट कर दें। आपने कहा था कि देयर इज नो न्यू टैक्सेशन, कोई चार्जेबिलिटी नहीं है, कोई टैक्सेशन न्यू नहीं है, वो जरा उनको श्योर करा दें आप। इसके अलावा जो सेक्शन 6 के अंदर एग्जेम्पशंस हैं, वो लॉ को बदले हुए कोई बंदा उसको ना छेड़ सकता है ना उस पर कोई चार्जेबिलिटी कर सकता है। जब तक वो लॉ में है वो ऐसे ही एग्जाम्प्ट रहेगा। वो मुमकिन नहीं है कि कोई अफसर जो है उसको मिस इंटरप्रेट करके या दूसरा करके, अफसर की तो छोड़े सर, कस्टम डिपार्टमेंट का जब वो जो PSW के तहत होता है उसमें लॉ की इतनी बारीक बारीक लेके वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सेक्शन 6 का हवाला इसमें एक लाइन दे दें सर, वो लॉ का पार्ट 3 में जो सर 3 में सर हम जो ऐड कर रहे हैं ना सब्स्टिट्यूट, सर मैं वो बता दूं क्लैरिटी में, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है जो 3 हवाला है 6 में 3 का है सर, 6 के अंदर तो 3 का हवाला है। 3 में जो हम चेंज कर रहे हैं सर, सिर्फ मैं ऐड कर दूं, वो कॉमे के बाद लिखा है वेदर कस्टम्स क्लियरेंस ऑफ दीज गुड्स अकर्स विद इन पंजाब आर नॉट। चूंकि पहले बाकी सेम है, एक्चुअली ये हो रहा था कि वो समझ रहे थे कि जो ड्राई पोर्ट यहाँ पे है सिर्फ उसकी चार्जेबिलिटी बनती है, जो गुड्स इंपोर्ट इनटू पंजाब हुई हैं वो क्लियरेंस अगर सिंध से हो गई है तो उसकी चार्जेबिलिटी नहीं बनेगी। आप ये क्लियर हो गया तो आपकी स्टेटमेंट उसका मुताबिक पंजाब की जो एक्सपोर्ट आउट ऑफ पाकिस्तान जाएगी इट्स एग्जम्प्ट फ्रॉम सेस। मेरी स्टेटमेंट सर लॉ के अंदर लिखा लॉ के अंदर यही है ना। ठीक है सर। बाकी मेंबर्स जी जी नहीं हाँ चलें, सर चेयरमैन साहब हुक्म करें जी ठीक है। इस क्लॉज को लेके जाएं आगे जी। अगली जी सर, अगली पढ़ें जी। अमेंडमेंट इन सेक्शन 10, ये वाला नेक्स्ट जी सर। ये ज़रा देखिएगा, मैं आपको असिस्ट करता हूँ सर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से। यहाँ ये सेक्शन 10 की अमेंडमेंट में आप कह रहे हैं कि इन सब सेक्शन 1 क्लॉज डी एंड ई शैल बी ओमिटेड। इसकी क्लॉज डी और ई आप ख़त्म कर रहे हैं सेक्शन 10 की सब सेक्शन 1 में। आप बता दीजिए इसका बता दें ज़रा, कमेटी की चाह रही है तो उसके बाद आगे चलें अगर आप इस पर। सर बिल का क्लास नंबर 4 है और क्लास नंबर 4 में मेन लॉ का जो 10 है, सेक्शन 10 का 1, उसके आगे डी और ई क्लॉजेस हैं वो ख़त्म हो रही हैं।
यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन में ऐसी चीज़ें अगर हैं तो क्विकली हो जाएगा अगर वहाँ से सर उसको देखें जो ये ए है इसमें तो ओमिशन हो रही है, अगर बी में आए तो वही वहाँ से ओमिट होके इधर इंक्लूड हो रही हैं। दोबारा ज़रा बताइए सर जो सेक्शन 10 है उसकी हम ए क्लास पढ़ रहे हैं, सब सेक्शन 1 में क्लास डी और ई ओमिट हो रही हैं, ओमिट हो रही है। ये यहाँ से ओमिट हो रही हैं। अगर बी में नीचे आएँ तो यही दोनों चीज़ें जो डी और ई पे ओमिशन में आई हैं वो नीचे मौजूद हैं इसमें, ये जस्ट शिफ्टिंग है सब सेक्शन 1 से निकल के सब सेक्शन 2A के अंदर वो आ रहा है। सर सेक्शन 10 नहीं वो फिर क्यों ये किया क्यों गया है, इस पे भी तो थोड़ा सा एलेबोरेट करें सर विद योर परमिशन अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। ज़रा क्लैरिफाई करें, ये भी क्लैरिफाई नहीं है सर जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है ना सेक्शन 10 ये कहती है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ अदर लॉज, इसमें जो इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ है ना जितनी भी इन्फोर्समेंट वो कस्टम्स एक्ट जो एक फेडरल लॉ है उसके मुताबिक कह रहा है कि होंगी, मतलब जितनी भी अपील्स हैं जितनी भी अब कस्टम्स लॉ एक फेडरल लॉ है, उनकी अपनी एक ऑफिसर की हिरार्की है। हमारा कोई केस बनता है तो हम कस्टम लॉ के पास जाएंगे, अपनी अपील फाइल करेंगे या कोई भी अग्रीड पर्सन जाएगा। हमने वो वहाँ से लेके कहा कि ये जितनी भी इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ हैं ये पंजाब सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज एक्ट के अंदर होंगी, ये हमारे अपने पास आ गई। टैक्स पेयर की भी सबकी सहूलत के लिए कि अपील भी इधर ही होगी, सारा कुछ इधर होगा, जस्ट ये इसमें अमेंडमेंट है। सर हम वो साथ पढ़ दी या हम इस एक क्लॉज बाय क्लॉज साथ भेज दिया करें ताकि सारे मेंबर्स हम वेरी इजीली ये समझ लें। जिस तरह चेयर ने ऑब्जर्व किया, मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट कभी कोई बिल हो तो काइंडली जो मॉडिफाइड प्रोविजन की जो शक्ल बनती है टारगेट अमेंडमेंट उसको इनेक्टेड डीम करके आप आगे यही भेज दें, लेकिन साथ एक्सप्लेनेशन क्लॉज बाय क्लॉज भेज दें ताकि हम पढ़ के वो हमें समझ आ जाए कि आपने किया क्या है। जी सर आगे जी है जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है, इसमें 4 जो क्लॉज है बिल की उसका बी है, उसमें लिखा है सबसेक्शन 2। सर इसी 10 का जो 2 है वो रिवाइज हो रहा है, उसमें जैसे उन्होंने पहले कह दिया ऑलरेडी तकरीबन एक्सप्लेन हो गया, कुछ चीज़ें ये खुद से डाल रहे हैं। जस्ट यहाँ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस सिंगुलर में आई थिंक प्लूरल होना चाहिए इसको। इसी तरह जो आगे आपका रेफरेंस का वर्ड सी में आया उसको भी रेफरेंसेस मेरा ख्याल होना चाहिए, जैसे अपील्स है ना प्लूरल में, प्रॉबेबली इसको जनरलाइज होना चाहिए इसी तरह से। अगर ये थोड़ी सी लेकिन बिल्कुल ही ट्रिवियल है चीज़ ये। सर नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आए नहीं अपील्स ही है जी सर, ये वही चीज़ें नहीं सर, अपील्स प्लूरल में है, रेफरेंस सिंगुलर में है, ये मैंने जस्ट अच्छा रेफरेंसेस भी हाँ जी ठीक। अगर सर आप इस पर मुतमईन है तो नेक्स्ट अगली क्लॉज पे हम चलें। क्यों जी, बाकी मेंबर्स बताएं। ये रूटीन की उनकी चीज़ें हैं सर, ठीक है चलें। इंसर्शन आगे कह रहे हैं सर सेक्शन 10A की, और कह रहे हैं कि 10 के बाद 10A आएगा, उसमें क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ सेस ऑफिसर द अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन ये करेंगे गैजेट में, डेजिग्नेट करेंगे इट्स 1 और मोर ऑफिसर्स एज सेस ऑफिसर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। एक ऑफिसर को लगा सकते हैं, 2 को भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। 6 पे जाएं। ठीक है जी। 6 है सर अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 11 ऑफ एक्ट सो एंड सो। इसमें है कि सेक्शन 11 जो मेन लॉ का है उसमें हेडिंग जो मार्जिनल हेडिंग होती है सेक्शन की, उसमें क्योंकि सर लिखा हुआ है पावर टू, आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव टू सी द मेन लॉ एज वेल, देख लेते हैं जी, यही है पावर टू मेक रूल्स ही है। मैं अंदाजे से कह रहा था लेकिन मैंने देख लिया। पावर टू मेक रूल को सर अमेंड कर रहे हैं, इसमें पावर टू मेक रूल्स एंड फ्रेम रेगुलेशन साथ ऐड कर रहे हैं सर, क्योंकि रेगुलेशन पहले नहीं थी, एनेबलिंग प्रोविजन वही लो पहले लॉ में किया वही चीज़ है, सेम वही सब डिस्कशन है जो इसमें ऑलरेडी हो चुकी है पिछले लॉ में सर। तो इसके बाद सर है जी इनका सब सेक्शन 2 नया 11 में एक आ रहा है जिसमें लिखा है कि द अथॉरिटी मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फ्रेम रेगुलेशंस, वही फॉर्मल लैंग्वेज है सर आगे, ये वही फॉर्मल लैंग्वेज पहले वाली। आगे सी में है सर 6 का जो लिखा है सब सेक्शन 3 जो है उसके अंदर एक वर्ड है इशू, उस वर्ड के बाद एक एक्सप्रेशन डाल दें, नोटिफिकेशन कह रहे हैं कॉमा के साथ, ये इंसर्ट होगा नया, एंड फुल स्टॉप ख़त्म करके एट द एंड जो है कॉलन डाल दें, फिर उसके बाद प्रोवाइजो एक डालना चाह रहे हैं सर। प्रोवाइजो में है कि दैट प्रोवाइडेड दैट in case of issuance of a notification it shall be published in the official gazette। ये प्रोवाइजो में वैसे कर रहे हैं आप इसको, गैजेट का अंदर ही कहीं अगर लिखा जा सके तो उसमें ये है कि बाकी जो वहाँ पे ऑर्डर्स हैं, सर्कुलर्स हैं वो नहीं गजट हो रहे। ठीक है सर, ये उनका गजट में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे ये अपना इनका डिपार्टमेंटल है, देयर इज नो इशू सर, कोई इशू नहीं। क्लास 7 ऑफ द बिल में आ जाते हैं जी, इसमें आप नए सेक्शन डाल रहे हैं 13A 13B C D E एंड F, ये सर काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, वो समझ आ रही है मेंबर्स के लिए मैं कर देता हूँ राजा साहब। सर नए सेक्शन सर डाल रहे हैं जी सर, चुंगियाँ बनाने लगे।
Establishment of pickets, check checkposts. posts or monitoring station है सर ये वही जो पहले चुनियां होती थी उसी स्टाइल में कुछ है। सर if you want Sir, me to read the custom entire की- text आपके सामने है सर, अगर आप हुक्म करें मैं पढ़ देता हूँ। ये सर कोई 18-20 बनी हुई हैं जो तमाम महकमे मैन करते हैं, कस्टम से लेके दूसरे के, ये जो सिफे प्रोग्राम के तहत भी जिस पे मूवमेंट ऑफ वीट और बाकी चीज़ें भी होती हैं, तमाम महकमों के मैंड है वहाँ पे। उनको इनेबल करने के लिए कि खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई अगर डाइवर्ट कर रहा है, कोई दूसरी कर रहा है, तो सिंपली वहाँ पे अगर कभी किसी को एक्शन लेना पड़ जाए तो उसकी इनेबलिंग क्लॉज है कि वरना फिर कानून में ये चैलेंज होता है कि इनके पास पावर क्या है रोकने की। वहाँ पे कोई ना रोका जाएगा ना दूसरा हो जाएगा। वहाँ पे फ्यूचर में ये प्रोग्राम है कि वो जो जेडी आती है, जो रसीद लेके आता है, वो बार कोडेड हो और वहाँ पे वो मशीन ऐसी लगी सके जो सेल्फ मॉनिटर कर सके। वहाँ पे आपका स्टाफ नहीं होगा? नहीं सर, हमारे पास टोटल पंजाब में 50 बंदे हम किधर पिकेट्स पे लगाएंगे। कस्टम वालों को एफबीआर को जी चूँकि ये टैक्स कलेक्ट ही कस्टम वालों ने करना है ना। ठीक ठीक ये प्रोविजन ऑनरेबल मेंबर्स के सामने है सारी की सारी सर। ये जो नए सेक्शंस हैं कोई हुक्म है तो मैं पढ़ देता हूँ, वैसे तो ये एक बस हेडलाइंस बेशक पढ़ें जी मैं कर देता issue आया हूँ, तो मैं सर सारा पढ़ देता हूँ जी। 13A सर जो नया आ रहा है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पिकेट चेक पोस्ट और मॉनिटरिंग स्टेशंस। ये है द अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट एस्टैब्लिश पिकेट्स चेक पोस्ट और मॉनिटरिंग स्टेशन एट सच टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द पंजाब एरियाज, एंट्रीज एग्जिट पॉइंट्स इन द पंजाब। ये चलें, कोई लैंग्वेज की इजाज़त हम ऑनरेबल चेयरमैन और मेंबर से ले लेते हैं सर, कहीं कहीं हम मॉडिफाई करेंगे जस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ ग्रामर और जो फ्रेजियोलॉजी और लेजिस्लेटिव सेंटेंस की वजह से। ठीक है, अच्छा जी। और एट एनी अदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहाँ भी ये चाहें, एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पसेस ऑफ मॉनिटरिंग, ये पर्पस हैं जिसके वेरिफिकेशन एंड इंश्योरिंग प्रॉपर कलेक्शन ऑफ सेस एंड may deploy its officers for such purposes in coordination with the concerned enforcement agency। यहाँ शायद फेडरल का हवाला भी है आपका। concerned enforcement agencies जो enforcement agencies में कस्टम्स ही है या और भी कोई है? ये जनरलाइज्ड है आपका, क्योंकि यानी एज पर नीड आप कोई भी साथ कर सकते हैं, किसी से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। 13B में सर है पोस्टिंग एंड पावर्स ऑफ ऑफिसर्स है। द अथॉरिटी में पोस्ट इट्स ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑन ईच पिकेट और चेक पोस्ट और मॉनिटरिंग स्टेशन एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट एंड डेजिग्नेट एन ऑफिसर एज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सच पिकेट और चेक पोस्ट और मॉनिटरिंग स्टेशन और ऑल ऑफ देम। ठीक है सर, ये आगे अगर आपके किसकी कोई मैंडेटरी सेटअप नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। 13B अगर आप सर इजाज़त दें तो 13B का 2 है आगे, फिर नॉट विद स्टैंडिंग द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। अब इसको ओवरराइड कर रहा है पिछली वाली प्रोविजन को कि उसमें जो भी लिखा रहे, लेकिन जो ये बात है इसको प्रिवेल की ये यानी ओवरराइड करेगी। द ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स शैल हैव द पावर्स टू स्टॉप, इंस्पेक्ट, वेरीफाई and record the movement of any goods liable to cess and may require production of such documents or evidence as may be necessary to ensure proper assessment and collection of the cess। ये अपनी इनकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट शायद है। अगर इसमें कोई सवाल हो तो सर आप देख लें, वरना मैं नेक्स्ट। देखिए जैसे हम पुलिस को कैमरास लगवा रहे हैं तो आपके इस ऑफिसर्स को भी कैमरास लगेंगे, बॉडी कैम नहीं, आपकी जगह जैसे कोई और डिपार्टमेंट जाता है तो सिर्फ कह रहे हैं कि वो ऑफिसर ऑथोराइज हो कि उनसे डॉक्यूमेंट्स डिमांड करने का रोका कि आपका जीडी क्या है, आपकी इंपोर्टेड गुड्स हैं क्या नहीं। विदाउट दैट ऑथोराइजेशन वो शायद उनसे उस तरह से डिमांड नहीं कर सकता, वो रिक्वायर नहीं कर सकता कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। नहीं सर, हमारे पुलिस को दिए गए हैं कि हरास ना किया जा सके। नहीं सर, हमारी उस तरह की इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है सर। तो ऐसे ही हरासमेंट से बचने के लिए को आपने मैकेनिज्म को रखे हैं इसमें? ये प्रोविजन तो स्पेसिफिकली सर डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, हैरेसमेंट से बचाना है ताकि स्पेसिफाई कर सकें। राइट सर, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये 13C में है जी असिस्टेंस बाय अदर अथॉरिटीज एंड एजेंसीज। द ऑफिसर्स मे वेयर नेसेसरी सीक असिस्टेंस ऑफ द कस्टम्स अथॉरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और एनी अदर पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज फॉर द पर्पसेज ऑफ कोऑर्डिनेशन, डाटा शेयरिंग, वेरिफिकेशन एंड ऑपरेशनल सपोर्ट in connection with establishment, functioning and enforcement activities at such pickets, such checkposts or monitoring stations। इसमें भी आपका वही जो इन्फोर्समेंट में फेडरल इदारे भी हैं वैसे तो, लेकिन जाहिर है कि रिक्वेस्ट करके आप उनसे ले सकते हैं। 13D है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। द अथॉरिटी में मेक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, ट्रैकिंग
प्राइवेट बॉडीज कौन सी आपकी यूज तो PSW का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना सर, FBR की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिस तरह प्रॉल भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और PSW भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक, ये सर 13D है जी, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की अथॉरिटी में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस ट्रैकिंग और डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम एट pickets, checkpost or monitoring stations to ensure transparency, accountability and monitoring of the movement of goods liable to cess. All provisions are read with each other. ये वैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? सर ये स्कैनर्स होते हैं जो सिस्टम जो PSW पोर्ट से क्लियर होता है, उसकी JD के रीडर्स होते हैं कि वो बार कोड के तहत कि ये कस्टम क्लियरेंस दे चुका है, ये यहाँ से मूवमेंट हुई है, यहाँ से मूवमेंट हुई है, इसका ऑनर कौन है, कंसाइनी कौन है, तो सारा डाटा सर उसी के तहत आता है। पंजाब में आप कितने पॉइंट्स पे ये लगाने लगे? सर अभी कोई नहीं लगा रहे सर, तो फिर ये सिर्फ कैसे एनेबलिंग प्रोविजन है ताकि जो ऑलरेडी कस्टम्स की बनी हुई हैं वो 15 उनके ऊपर गैजेट्स भी हैं, दूसरे भी हैं, तो उनको इनेबल कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो जो ट्रैक हो सके, जो कंसाइनमेंट आई है जो पंजाब में कि ये लोकली मूव किया है या इम्पोर्टेड की दूसरी है। अच्छा ठीक है। 13E sir है offences and penalties. Any person who obstructs, hinders or resists against the lawful actions of any officer or any picket, checkpost or monitoring station, or who evades, attempts to evade or abets evasion of cess or furnishes false or misleading information regarding goods liable to cess shall be liable to a penalty which shall be at least equal to the amount of leviable cess. जितना leviable tax होगा उसी के बराबर ये minimum है आपका, minimum है, and may extend to 10 times the cess leviable, और 10 गुना तक वो जा सकता है। इन एडिशन टू एनी अदर एक्शन दैट में, ये जो जनरलाइज आगे लिखा है इसमें तो ओपन एंडेड तो नहीं होती सज़ाओं के सेक्शन में आमतौर पे चीज़ें जहाँ तक वाज़े थी, पिछला सही है। देखिए सर, ऑफेंस का जनाब को पता है जो प्रोविजनिंग होती है उसमें वाज़े चीज़ें ही होती हैं, उसमें ये ओपन एंडेड के नहीं, एनी अदर या अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ फिर या आ जाए, या कोई अंडर द लॉज आ जाए। ये सिर्फ फाइन है। देखिए थोड़ी सी विद परमिशन ऑफ जी ज़रूर ज़रूर इसमें जो लैंग्वेज पे आप गौर करें, ये रेफरेंशियल है टू द सेम एक्ट वी आर अमेंडिंग, और उसी लॉ में अगर आप देख लें, लॉ को यहाँ से हम कंट्रोल फाइंड कर लेते हैं, उसमें कहाँ एक्शंस रेकमेंड करने की कोई प्रोविज़न है। वो कह रहा है इसी लॉ में कोई और एक्शन हम रेकमेंड कर देंगे। सज़ाओं के अगर है तो फिर वो उसको या नेक्सस कर दें, अगर है तो उसको नेक्सस कर दें, बिल्कुल हो, अगर होगा तो नेक्सस उसका कोई ना कोई इसके साथ वेल्डिंग हो जाए, जोड़ जाए। उसमें क्या मिला के पढ़ा जाएगा, एनी अदर एक्शन जब यहाँ कहेंगे तो वो क्या एक्शंस हैं, मे बी वो रीडेबल ना हो एक दूसरे के साथ। ये बात है ना, ये जो एक्शन है बगैर बताए कोई भी एक्शन लिया इन एडिशन सर वो क्योंकि ऑलरेडी 10 टाइम्स सज़ा हो गई है उसकी, जो लेविएबल अमाउंट से मैक्सिमम पे 10 टाइम्स है, 1 लाख का 10 लाख हो सकता है जुर्माना ऑलरेडी, वही काफ़ी जी, इधर खत्म हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे सारे लॉ ऐसे कि पिछले 15 साल के लॉ पढ़े तो पता चलता है कि ये लॉ है क्या। या तो कोई स्पेसिफाइड कर लें उन एक्शंस में से जो लगता है कि रेलेवेंटली यहाँ पे आ सकता है, या और लगा दें। एज अ मौलवी साहब मेंबर तो बैठ के ना अरबी कहते हैं और किसी ने समझ आया मेरी दुकान से ला लेना, यही कम है, ऐसा ला हो जो आम आदमी नहीं समझ फिर तो दोनों पड़ जाएंगी। इतनी सारी ज़्यादा है। मिनिमम आप कर रहे हैं उसकी जितनी अमाउंट लेविएबल है, और हायर लेवल पे आप 10 टाइम्स तक भी कर रहे हैं, ये दो चीज़ें काफ़ी हैं। कमेटी का ख्याल है कि अगर तीसरी भी आपने ऐड करनी है तो वाज़े कर दें उसको। नादिर साहब क्या सजेस्ट करते हैं इसके अंदर कोई, या लास्ट आप फ्रेज पढ़ रहे हैं, ये नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रोविजन इसी तरह ही होती है कि जो एक पेनल्टी स्पेसिफिक कर दी जाती है। देखिए स्टैंडर्ड हम नहीं कर रहे, हम अभी ये अमेंडमेंट हो रही है तो इसमें नहीं सर, ये प्रोविजन तो नहीं आ रही है ना जिसमें पेनल्टीज के हवाले से। अच्छा वैसे जनरली स्पीकिंग नहीं, जनरली स्पीकिंग उस लॉ के तहत जो एप्लीकेबल होगा वो ये खत्म होना चाहिए। नादिर साहब या फिर एक और तरीका है, कमेटी की हम असिस्टेंस करते हैं मिलके, या तो देखिए हम कह रहे हैं इन एडिशन टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अंडर दिस एक्ट का जो फिर वर्ड है उस पर ज़रा रुकें,
या तो अगर आप कोई भी रेफरेंशियल आपके माइंड में चीज़ आती है ना कि किसी भी लॉ में अगर उसके ऊपर कोई जुर्म बनता है तो उसके अंदर अलग से उसको प्रोसेस किया जाए, उसको प्रोसिक्यूट और ट्राई किया जाए उसको, तो फिर तो वो अंडर दिस एक्ट फिर नहीं उसके साथ क्वालिफाई होता, फिर तो वो अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स आ सकता है, या किसी में भी कोई उसने अगर किया है, क्योंकि इसी में हम रेफरेंशियल कर रहे हैं, द वेरी लॉ इज़ देयर, उसमें फिर बट साहब आप ज़रा काइंडली बताइए। एक अगर मैं कोशिश करूँ जी सर, आप बताइए। एक हमारे पास ना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेक्शन 8 है कि आपने अगर सेस पे नहीं किया तो आप एक सर्टेन पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। अब यहाँ ये जो प्रोविजन है ना, इन एडिशन टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अंडर दिस एक्ट, वो है उस पेनल्टी के जुमरे में। और 13A है एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स, हिंडर्स और रेजिस्ट्स अगेंस्ट, यानी अगर उसने लेट से सेस नहीं भी पे किया वो उस पर वो पेनल्टी भी लगेगी, और अगर वो ये सब्सिक्वेंट इस किस्म का कोई एक्शन करता है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करे या हिंडर करे या रेजिस्ट करे तो उस पे ये वाला एक्शन करोगा। सर आप एग्जिस्टिंग से पढ़, मतलब दिस इज नॉट ए, मतलब इससे फिर ये ना लगे कि बिकॉज से पढ़े अगर सेक्शन 8 पढ़ें जरा, मैं 8 खोल देता हूँ। जी सर, वो सेक्शन ये सर को दिखाएं, सेक्शन 8 सर इधर से। वो मेंबर्स ने फिर से ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे क्योंकि जो वर्किंग पेपर है उसमें मॉडिफाइड में मेन लॉ की जो कंटेंट है उस तरह से नहीं प्रेजेंट की गई। सर अपॉलॉजीज सर, हम इसको नेक्स्ट इंश्योर करेंगे सर आपके। 47 जाओ, पाकिस्तान बनया किस तरह से, वो हालात देखो, फिर आओ, फिर आके इतने देखो जेडी भी सर असेंबली सेक्रेटेरिएट आपके लिए हाजिर है। हमने ये है कि सिस्टम साल को पहले जाओ, वो देखो, फिर आओ, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर देखो कि ये कम से कम मेन लॉ होना चाहिए, वो जो उसकी शुड बी अ कोड एग्जैक्ट क्लॉज वो भी साथ हो कि ये कहता है इसके ज़िम्मन में ये, सर आप फिर तो ये अमेंडमेंट। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। फिर 8 और सारी चीज़ों में इस तरह के इबाम मुझे समझ नहीं आती है, लॉ की कौन सी प्रोविजन है कि इसमें से गुमन गेरियाँ ही होनी। नादिर साहब सेक्शन फिर 8 और 13 जो अभी प्रपोज कर रहे हैं 13E, इसका फिर ज़रा थोड़ा सा। 13E ये है कि अगर कोई भी शख्स ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्शन की तो पनिशमेंट उसको मिलनी है। रजिस्ट सर वो तो CRPC है ना, नहीं सर वो तो है सर, अगर कोई मारेगा लड़ेगा तो वो तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जाएगा। डिफरेंट आप जो कह रहे हैं वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में है। अब यहाँ पे जो आप अपने एक्ट के अंदर क्यों नहीं रहते जिसके अंदर आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो बिजनेस आपका चल रहा है, आप उस एक्ट में क्यों नहीं रहते? आप कहते हैं कि इस सूरत हाल में जितनी भी सेक्शन लगती है वो मुझे देते हैं। सर देखिए मैं उसकी पढ़ देता हूँ। इन एडिशन व्हाई नॉट यू गो इन द स्पेसिफिक सेक्शन कि अगर ये करेगा तो ये लगेगी। इन हालात में जितनी भी सेक्शन एप्लीकेबल्स हैं उसकी पावर्स मुझे दे दें। तो सर हम ये नहीं कह रहे, हम ये गुजारिश कर रहे हैं तो कि फिर वो जहां अगर इस लिखा कानून अंडर दिस के एक्ट वहां तक फुल स्टॉप कर दें, बस बात खत्म होगी। सर हम जो इस एक्ट के अंदर प्रोविजन आपको हासिल है उसके तहत आप काम कर लें। सर इसमें वर्डिंग भी यही लिखी हुई है कि इन एडिशन टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अंडर दिस एक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट यही है, मेन एक्ट ही है। अब इस एक्ट के अंदर लीगल ऐड करना चाह अगर रहे थे उसने आपकी बात डिफरेंट कोई वायलेशंस की हुई हैं तो वो जाहिर है वो भी डायरेक्टर उसके लीगल ऊपर से अट्रैक्ट होंगे। नहीं नादिर साहब थैंक यू, हम जरा यहाँ से डायरेक्टर लीगल से पूछ लें। सर थैंक यू। सर बेसिकली चेक पोस्ट या पिकेट के ऊपर हो सकता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए कि उसका 5-10 साल का पूरा केस हमारे पास खुले, उसने उन गुड्स को पहले भी यहीं से इसी तरह इवेड करके लेके जाता रहा, उनका कोई क्लू मिले। हमारी पूरी इन्फोर्समेंट की एक मशीनरी, एक शोकाज नोटिस, एक असेसमेंट, उनकी पेनल्टीज़, उनके डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और जितना भी डाटा है कहाँ कहाँ उसने इनपुट में वो गुड्स क्लेम किए हुए हैं एडजस्टमेंट के अंदर, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर सर एक एक प्रोविजन को शायद मेंशन करना हमारे लिए पॉसिबल ना हो कि एक केस के अंदर शायद उसकी कुछ 10-15 इस तरह की चीज़ें सामने आ जाएं जिन सब को हमने उस स्क्रूटनी से गुजारना है कि जो जो उसने इवेजन की हुई है। तो हमने मोहसिन साहब ने कहा है कि 10 टाइम्स या 1 टाइम या 10 टाइम्स तक तो आपने फाइन दे दिया सर, तो वो वहाँ तक भी काफ़ी है। आप अगर वो कई दफ़ा गुजरा है तो उसके 10 टाइम्स तो वो तो दे भी नहीं सकेगा। सर ये तो एक डेटरेंट के तौर पे है कि हर कोई जब इस तरह निकल के आएगा टैक्स सेस को इवेड करते हुए तो ये एक अलग से एक ऑफेंस कमिट करेगा। अगर पूरा साल वेट किया है तो पूरे साल का आप असेसमेंट करके लगा दीजिए। नहीं सर, वो सर जो डिफरेंस है एक्चुअली जो 8 क्लास है वहाँ पे है लायबल टू पे द टैक्स पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है एनी पर्सन। मिसाल के तौर पे उसका ऑडिटर है, मिसाल के तौर पे उसका कैरेज वाला ट्रक्स वाला है, एनी पर्सन के जो इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डैमेज करता है, वो लायबल है। जो पेनल्टी जो सेक्शन 8 के अंदर है वो जो लायबल टू टैक्स है पर्सन उसने पे करनी है।
ये अदर पर्सनस हैं कि जो दूसरे एनी अदर पर्सनस कि वो जो उसके तहत के डील नहीं होगे, वो वाली सेक्शन 8 वाली उनको पढ़नी है, ये वाली पेनल्टी दूसरे लोग से। जी सर, जो डायरेक्टर लीगल का पॉइंट था उसमें अगर आप मजीद वाजे कर सकें, कहीं ये तो नहीं मंशा आपकी लेजिस्लेटिव इंटेंट के अगर कोई बंदा ये क्लेम ना करे कि क्योंकि मुझे 8 में कोई पनिशमेंट हो गई तो अब यहाँ पे आप मुझे नहीं कर सकते, इस लूप होल को प्लग करना चाह रहे हैं। सर यू गॉट द पॉइंट सर, थैंक यू सर। कोई रिफ्यूज ना लेके मैं डबल क्यों हो रहा हूँ, वहाँ पे मेरा हो गया। आगे चलिए। ठीक है, आगे चलें। ये सर है 13F है, पावर टू एंट्रस्ट फंक्शंस है। अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट एंट्रस्ट द मैनेजमेंट, सुपरविजन और ऑपरेशन ऑफ एनी पिकेट, चेक पोस्ट और मॉनिटरिंग स्टेशन established under this act to any department, authority, agency or organization of the government, subject to such conditions, limitations and directions as it may specify in the notification। ये है जी, किसी भी गवर्नमेंट की यानी हमारी पंजाब की। यहाँ सर ये केयरफुल ड्राफ्टिंग है, इसमें इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी का नहीं कहा क्योंकि जस्ट गवर्नमेंट मीन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब है, तो इसलिए आई थिंक ये शुड गो। ठीक हो गया। क्यों जी, बताएं, सारे सेटिस्फाइड है जी? ठीक है जी। जी सर, किसी को कोई इश्यूज तो नहीं? सर आप बताएं जी। मैडम जी, मैडम ठीक है जी, अब इस बिल को भी हम यूनानिमसली एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। As the chairperson announced, both the bills लेकिन got एक recommended रिक्वेस्ट है for- कि आइंदा ज़रा एलेबोरेट करके दीजिएगा। इस तरह हमें अगर आप बिल भेजेंगे तो आपका भी टाइम ज़ाया होगा, हमारा भी होगा। हम पढ़ के आ जाएंगे, हम सेटिस्फाइड हो आएंगे तो शायद हम 15 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोगों को। नोटेड सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सर चेयरमैन के पास बहुत अच्छा लगा सर, असिस्टेंट जनाब, थैंक यू जी।